हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 771। अग्नि क्षेत्र में सुबह सुबह लाल आसमान और भी लाल होता जा रहा था। ज्वालामुखी से निकलने वाला काला धुआं हवा में तैरते महल से जहां तक देखा जा सकता था चारों ओर फैला हुआ था। वहां कोई सुबह के समय गाने वाले पक्षी, क्षितिज पर सुनहरी सूरज की किरणें या ताज़ी हवा की महक नहीं थी। उस समय दांते शीशे के सामने अपना चेहरा धो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसे भूरी आंखों और लाल बालों वाला एक चेहरा दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। दांते ने अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराया। उसे इस बात पर गर्व था कि वह चांदी के कवच में कितना आकर्षक लग रहा था। एक और दिन, दांते, एक और दिन, उसने धीरे से खुद से कहा। दांते को मुतराद ने डार्क लॉर्ड के पिंजरे की रखवाली करने का काम सौंपा था। डार्क लॉर्ड को पकड़े हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। अब तक डार्क लॉर्ड ने कुछ नहीं किया था, बस उसे कई अजनबियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। दांते को पूछताछ देखने का मौका मिला जो अच्छा नहीं था। दांते और उसकी टीम को 2 दिन पहले पूरी सावधानी से महल की रखवाली करने का आदेश दिया गया था। आर्कटिक हॉल द्वारा उसे और उसकी टीम को कोई काम सौंपे हुए 50 साल बीत चुके थे। वे आर्कटिक हॉल के कुलीन दस्तों में से एक थे। दांते के 500 साल के जीवन में ये तीसरी बार था जब उसे अपनी पूरी टीम को एक मिशन पर लाने का आदेश दिया गया था। जब उन्हें बुलाया गया तो दांते को कुछ कार्रवाई की उम्मीद थी। हालांकि उसे और उसकी टीम को केवल बोरियत का अनुभव हुआ। वे डार्क लॉर्ड के पिंजरे के बाहर खड़े थे और उसे प्रताड़ित और पीटा जाता हुआ देख रहे थे। मिशन ब्रीफिंग में दांते ने इस तथाकथित डार्क लॉर्ड के बारे में बहुत कुछ सुना, फिर भी वह कमज़ोर लग रहा था। स्काई हॉल ने उसे एक पिंजरे से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मेरे पद पर लौटने का समय हो गया है, दांते ने आह भरी। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने अपने बालों को पीछे की ओर कंघी की। वह हमेशा की तरह डार्क लॉर्ड के पिंजरे की ओर बढ़ गया। अपने रास्ते में उसे आसमानी नीले रंग का कवच पहने कई सैनिक मिले। जाहिर है, स्काई हॉल ने इन सैनिकों को डार्क लॉर्ड की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बैकअप के रूप में भेजा था। आखिरकार दांते 2 अर्धअमर रक्षकों से घिरे एक विशाल धातु के दरवाजे पर पहुंच गया। वे उसके आदमी थे। उनमें से एक लाल बालों वाली महिला थी। अरे बॉस, लाल बालों वाली महिला ने मुस्कुराते हुए डांटे का अभिवादन किया। कुछ दिलचस्प हुआ? डांटे ने पूछा। अगर तुम इसहाक को यहाँ बुलाओगी और अपने जीवन की हरकतों के बारे में शिकायत कर रही हो तो मैंने ऐसा बहुत देखा है। लाल बालों वाली महिला ने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं की, तुम कुतिया हो। महिला के बगल में सुनहरे बालों वाला सैनिक गुर्राया। बुरा मत मानो मिला, वह तुम्हारे साथ बस खिलवाड़ कर रही है, डांटे ने हंसते हुए कहा। दरवाज़ा खोलें, हमारे कैदी को देखने की जरूरत है। मिला और इसहाक ने दरवाज़ा खोला क्योंकि रून दरवाजे में हल्की रोशनी बिखेरने लगे थे। दरवाज़ा खोलने से उनकी ताकत खत्म हो गई। दरवाज़ा खोलने के लिए 2 हाफ इमॉर्टल की ज़रूरत पड़ी। दरवाज़ा खुलने के बाद डांटे ने डार्क लॉर्ड के पिंजरे को देखा। इसहाक और मिला डार्क लॉर्ड को देखकर दंग रह गए। 6 अन्य हाफ इमॉर्टल पिंजरे के चारों ओर खड़े थे। जब डांटे हॉल में दाखिल हुआ तो सभी ने उसे प्रणाम किया। पिंजरे की ओर चलते हुए डांटे ने सिर हिलाया। चूंकि यह सुबह का समय था इसलिए उसे डार्क लॉर्ड को करीब से देखने का मौका मिला। एक बार पूछताछ करने वाले हॉल में दाखिल हो गए तो वे उसे और उसकी टीम को हॉल से बाहर भेज देंगे। डार्क लॉर्ड शांत और संयमित लग रहे थे, दुनिया की किसी भी चिंता के बिना कांच के सहारे झुके हुए थे। क्या तुम कुछ करने जा रहे हो? डांटे ने डार्क लॉर्ड से पूछा। थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त, डार्क लॉर्ड ने जवाब दिया। मैं अंदर जा रहा हूँ। डांटे को डार्क लॉर्ड से बात करते देख मिला रुक नहीं पाई। फिर भी वह डार्क लॉर्ड से भी कुछ बातें करना चाहती थी। अरे रुको, इसहाक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह पहले ही पिंजरे की ओर जा रही थी। माफ़ करना बॉस, मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, मिला ने कहा। ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्या मैं गलत हूँ? डांटे ने डार्क लॉर्ड से पूछा। शायद नहीं। चलो यार कुछ करो, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी चर्चा है, मिला ने चंचल लहजे में कहा। तुम लोगों के परिवार हैं? डार्क लॉर्ड ने पूछा। क्यों, तुम उनका इस्तेमाल करके हमें धमकाना चाहते हो? ये क्लिच है, क्या तुम्हें नहीं लगता? डांटे ने डार्क लॉर्ड को जवाब दिया। नहीं, डार्क लॉर्ड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपने प्रियजनों से बात करने के लिए कुछ समय देना चाहता हूँ। आखिरकार जब मैं बाहर आऊँगा तो तुम सब मर जाओगे, डार्क लॉर्ड ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा जैसे कि वह उनसे सामान्य बातचीत कर रहा हो। मरना वहाँ खड़े होकर इसहाक की शिकायत सुनने से बेहतर होगा कि कैसे उसकी महिला ने किसी दूसरे आदमी के साथ उसके साथ धोखा किया। मिला ने अपनी आंखें घुमाईं। डार्क लॉर्ड ने ठहाका लगाया। तुम लोग अच्छे लगते हो। तुम्हें मारने के बाद मुझे बुरा लग सकता है, डार्क लॉर्ड ने कहा। तो क्या तुम यही करते हो? सारा दिन दिवास्वप्न देखते रहते हो। ये बुरा लड़का तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रखेगा। तुम्हारा होना बहुत बुरा है, डांटे ने कहा। तुम लोगों को स्काई हॉल की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
खुद से पूछो, अगर मैं उनकी पहली प्राथमिकता हूं तो वे यहाँ क्यों नहीं हैं? डार्क लॉर्ड के बोलते रहने पर मिला और डांटे कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपने सबसे मजबूत लोगों को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वे उन्हें मरना नहीं चाहते थे। इसके बजाय वे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे अलावा बाकी सभी सिर्फ आधे अमर हैं। डार्क लॉर्ड ने डांटे की ओर अपनी उंगली उठाई। डांटे को आश्चर्य हुआ, वह सही था। उसके अलावा उसकी टीम के सभी सदस्य आधे अमर अवस्था में हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम खुद आधे अमर हो। तुम भले ही ताकतवर हो लेकिन तुम हम सभी को मात नहीं दे सकती, मिला ने कहा। जब कोई रास्ता नहीं होता तो मैं रास्ता बनाने की आदी हो गई हूं। अगर तुम उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारे गुर्गे तुम्हें बचा लेंगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। कोई नहीं आ रहा है। पिछली बार जब मैंने सुना था तो वे ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि तुम कहाँ हो, दांते ने कहा। उनके आश्चर्य के लिए डार्क लॉर्ड बस मुस्कुराया। मुझे पता है, मैंने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया था, डार्क लॉर्ड ने कहा। मिला ने भौहें सिकोड़ी। और तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, डार्क लॉर्ड ने कंधे उचकाए। ठीक है, अगर तुम भागने जा रही हो तो कृपया जल्दी करो। मैं यहाँ बहुत ऊब गया हूँ, डांटे ने आह भरी। मेरे दोस्त, तुम जो चाहते हो उसके बारे में सावधान रहो, डार्क लॉर्ड ने कहा। जब वे बात कर रहे थे डांटे ने पदचाप सुनी। वह और मिला मुने और मुट्राड, एलिसिया, नॉर्विन और कुछ अन्य लोगों को अपनी ओर आते देखा। ऐसा लगता है कि हमारी छोटी सी बातचीत खत्म हो गई है, डांटे ने कहा। अफसोस की बात है। डांटे और मिला पिंजरे से एक कदम पीछे हट गए। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, एलिसिया, डांटे ने डार्क लॉर्ड को सुना। उसने देखा कि एलिसिया की आंखें ठंडी, हत्या के इरादे से चमक रही थीं। कुछ पलों के लिए वे सभी बाहर खड़े रहे और चुपचाप डार्क लॉर्ड को देखते रहे। वह धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ा। पीटर कैसा है? माइकल ने एलिसिया से पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखते हुए मुट्राड खुद को भयानक महसूस करने से नहीं रोक सका। ओह, गुस्सा मत हो, एलिसिया। पीटर अपने घर से बाहर निकलना चाहता है। उसे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? माइकल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अचानक पिंजरे के अंदर और आसपास के रून टिमटिमाने लगे। क्या हो रहा है? मुट्राड घबरा गया। एलिसिया ने घबराहट में इधर उधर देखा क्योंकि घोस्ट वाला पिंजरा काम रहा था। क्या तुम्हें पता है कि मुझे रून के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उन्हें हैक करना बहुत आसान है। आप अपने दुश्मन के हथियारों को थोड़े से बदलाव के साथ उनके खिलाफ मोड़ सकते हैं, माइकल ने कहा। उनकी चौंकती निगाहों के नीचे माइकल ने अपने टूटे हुए दाहिने हाथ को पकड़ा और उसे झटका दिया। मुत्रद ने अपने हाथ के अंदर की हड्डियों को टूटते हुए सुना। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने खुद को कैसे ठीक किया? नॉर्विन ने पूछा। एलिसिया ने अपनी कलाई हिलाई, पिंजरे को खोलने की कोशिश की। हालांकि पिंजरे ने उसकी आज्ञाओं को सुनने से इनकार कर दिया। माइकल ने मुड़कर बीच की ओर कदम बढ़ाया। रुको, एलिसिया ने अपनी आवाज़ उठाई। उसने ठंडी बर्फ से बनी एक तलवार बनाई। एक कदम और आगे बढ़ो और मैं तुम्हें सीधे ज्वालामुखी में भेज दूंगी, एलिसिया ने माइकल को धमकाया। उसने पिंजरे को पकड़ने वाली जंजीरों पर अपनी तलवार तान दी। तुम ऐसा नहीं करोगे, माइकल ने पलटकर देखा। तुम मुझे परखना चाहते हो, एलिसिया ने गुर्राहट के साथ कहा। मुत्रद का दिमाग खाली हो गया। उसे डर था कि कुछ होगा, और हुआ भी। मुत्रद के चौंकने पर एक चमकदार रोशनी चमकी पिंजरे के उस पार। वे सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो डार्क लॉर्ड के बगल में कोई और खड़ा था। पीटर, एलिसिया चिल्लाए, मैं कहाँ हूँ? पीटर को यह समझने में कुछ पल लगे कि उसे उसके घर से टेलीपोर्ट किया गया था। उसने एलिसिया को उस पर चिल्लाते हुए देखा। एलिसिया के आसपास के अन्य लोग पीले पड़ गए। हेलो, पीटर। पीटर को आवाज़ सुनकर ठंड लग गई। उसने आवाज़ को लगभग तुरंत पहचान लिया। अब वह कैसे पहचान सकता था? वह तब से अपने दिमाग में 2 साल पहले टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ था उसे फिर से जी रहा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि घनी दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक आदमी उसे घूर रहा था। पीटर को चेहरा अपरिचित लग रहा था, लेकिन उन आंखों ने सभी परिवर्तनों के पीछे के व्यक्ति को धोखा दे दिया। भूत। पीटर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। भूत को करीब से देखकर पीटर का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों की नसें फट गईं, जिससे उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसने उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। भूत ने न केवल दुनिया के सामने अपनी पहचान बताई, बल्कि उसे अपमानित भी किया गया। भूत ने सचमुच उसका सफाया कर दिया। वे तस्वीरें हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो गईं। हर बार जब पीटर ने अपनी आंखें बंद की तो उसने देखा कि कैसे भूत ने उसे हजारों लोगों के सामने अपमानित किया। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब पीटर ने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में न सोचा हो। केवल प्रतिशोध की ज्वाला ने पीटर को ऐसा करने से रोका। आर्घ। पीटर ने घोस्ट पर मुक्का फेंकते हुए दहाड़ लगाए। भूत के चेहरे पर मुक्का लगने से पहले उसने बस पीटर की मुट्ठी पकड़ ली।
नहीं 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 नहीं, एलिसिया ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने अपनी सारी ऊर्जा कांच खोलने पर केंद्रित कर दी। फिर भी कांच 1 इंच भी नहीं हिला। पिंजरे को खोलने के लिए जिम्मेदार रून अपना अस्तित्व खो बैठे चमक। माइकल ने पीटर का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। माइकल ने एलिसिया की ओर नज़र घुमाई तो पीटर ने अपने हाथ में ऐंठन ली। पीटर का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा। मुतराद, हमें तुम्हारा आदेश चाहिए, दांते ने मुतराद से पूछा। हमें अब पिंजरा खोलने की ज़रूरत है, नॉरविन चिल्लाया। नॉरविन के शरीर की मांसपेशियां उभर आईं जब वह कांच तोड़ने के लिए पिंजरे की ओर बढ़ा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। जब नॉरविन कांच पर मुक्का मारने वाला था तो माइकल ने उसे रोक दिया। कांच पर इतनी जोर से मुक्का मारो और पिंजरा सीधा नीचे गिर जाएगा। पीटर को ये पसंद नहीं आएगा, है न? उसे जाने दो, एलिसिया ने गुर्राहट के साथ कहा। मैंने क्या कहा? जब भी हम ये डांस करते हैं तो ये हमेशा खून खराबे में खत्म होता है। दांते और उसकी टीम के माइकल से मिलने आने से कुछ घंटे पहले वह शीशे के सहारे झुका हुआ था और सिस्टम के वापस ऑनलाइन होने का इंतजार कर रहा था। चलो चलो चलो, माइकल मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वह न केवल उत्साहित था बल्कि महल में हर एक व्यक्ति को मारने के लिए एक बेकाबू क्रोध भी महसूस कर रहा था। पिछले 3 हफ्तों से उन्होंने उसे प्रताड़ित किया, उच्च लोगों के लिए एक पोर्टल के बारे में पूछा। माइकल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि पोर्टल कहाँ है या इसे कैसे खोला जाता है। हालांकि वे पूरी तरह से गलत थे। सिस्टम के साथ वह ज़रूरत पड़ने पर एक पोर्टल खोल सकता था, लेकिन माइकल को संदेह था कि मौजूदा सिस्टम स्तर उच्च लोगों के लिए पोर्टल खोलने में सक्षम होगा। सिस्टम के साथ 2 साल बिताने के बाद माइकल को सिस्टम की क्षमताओं के बारे में बहुत अच्छा विचार था। अगर एपीडी धीरे धीरे उसके शरीर को ठीक नहीं कर रहा होता तो उसकी हालत बहुत खराब होती। वह एलिसिया के चेहरे पर वह भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जब वह उसे उसके किए का बदला देगा। उसने अपनी नज़र के कोने में उल्टी गिनती के टाइमर पर टिका दी। 10 मिनट में सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। सिस्टम के लेवल 8 पर पहुंचने के बाद वह आखिरकार नए हथियार और कवच बनाने के लिए अयस्क और सामग्री खरीद सकता था। उसे डार्क लॉर्ड के लिए उपयुक्त तलवारों की एक जोड़ी की आवश्यकता थी। पिंजरे के चारों ओर 6 गार्डों को पता नहीं था कि माइकल पिंजरे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। सेकंड दर सेकंड उल्टी गिनती का टाइमर 10 मिनट के निशान की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से माइकल ने अपने स्पेस रिंग में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रखा था, लेकिन फिर भी माइकल को कुछ हीलिंग पोशन, कुछ मिलियन गोल्ड कॉइन और कुछ स्पेल स्क्रॉल खोने से नफरत थी। क्या ये और तेज नहीं हो सकता? माइकल ने टाइमर को देखते हुए खुद से पूछा। 10 मिनट उसे अनंत काल की तरह लगे। सिस्टम से बातचीत किए हुए उसे 1 साल हो गया था। ऐसी स्थितियों ने उसे सिस्टम की सबसे अधिक याद दिलाई। माना कि माइकल के मन में अभी भी सिस्टम के बिना भी पिंजरे से भागने की कुछ योजनाएं थीं, लेकिन सिस्टम होने से सब कुछ बहुत आसान और अधिक दिलचस्प हो गया। सिस्टम 5 मिनट में ऑनलाइन हो जाएगा। सिस्टम सुनकर माइकल मुस्कुराया। वह पिंजरे में बाएं दाएं घूमता रहा। जल्द ही सेकंड मिनटों में बदल गए और आखिरकार माइकल ने अपने सिर में एक तेज आवाज़ सुनी। उसके पूरे शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली का बोल्ट दौड़ रहा हो। उसे अपने शरीर के हर रेशे में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा दर्द से चीख रही हो, लेकिन जल्द ही दर्द और बेचैनी एक आत्मा को सुकून देने वाले एहसास में बदल गई। सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। वर्तमान सिस्टम स्तर 8.0। होस्ट के पास अब 50 अधीनस्थ हो सकते हैं। होस्ट को सिस्टम अपग्रेड करने के लिए उपहार के रूप में मुफ्त 5 सितारा स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एक पौराणिक टोकन मिला है। आखिरकार माइकल ने उत्साह में लगभग चिल्लाया। उसने तुरंत अपनी स्थिति विंडो को देखने के लिए सिस्टम तक पहुंच बनाई। होस्ट माइकल, कल्टीवेशन लेवल हाफ इमोर्टल लेवल 10, अनुभव अंक 0/50 लाख, खपत के लिए शेष 26,000 अनुभव अंक, बदमाश अंक 2,000 कौशल और मंत्र विंड ब्लास्ट 6 लैट्वियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1, आइज ऑफ डूम 5 लैट्वियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1, रिस्पॉन्सिव शील्ड 8 लाटवीलेट्स, पर्यावरण स्कैनिंग 8 लाटवीलेट्स, इग्निटिया 8 लैट्वियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1, सिलीन 1 लाटवीलेट्स, लाइटनिंग डैश 6 लैट्वियन लैस अल्टीमेट फॉर्म लेवल 1, एनर्जी डिवोवर 5 लाटवीलेट्स, सोल ईटर 5 लाटवीलेट्स, डेथ रेंज 3 लाटवीलेट्स, आइज ऑफ डार्कनेस सामान्य दूसरों के साधना स्तर को समझ सकता है। अंधकार की आंखें लूसीफर दूसरों के साधना स्तर को समझ सकता है, भ्रम को देख सकता है। अंधकार का बादल लूसीफर कमजोर इरादों वाले दुश्मन पूरी तरह से अपना साहस खो देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। मृत्यु सीमा 50% अधिक शक्तिशाली होगी और यदि अंधेरे में सक्रिय किया जाता है तो मेजबान की साधना का स्तर स्टेज बाधा की परवाह किए बिना 4 स्तर ऊपर बढ़ जाएगा।
शब्दहीन जादू कास्टर लूसीफेर पूर्ण लूसीफेर रूप में मेजबान को इसे डालने के लिए बस मंत्र के बारे में सोचना होगा। तकनीक, भाग्य की तलवारें 98% महारत, आग की अंगूठी 96% महारत, सर्प मेगा 98% महारत। व्यवसाय, सूर्योदय संप्रदाय का मुख्य शिष्य, सनराइज सेक्ट का संरक्षक, एबिसल का लॉर्ड लूसीफेर, डार्क लॉर्ड, ब्रैडफोर्ड का राजा। स्थिति, घायल। लक्ष्य, दुनिया को नियंत्रित करना, मृत्यु के आदेश को बढ़ाना। उपयोगिता फंक्शन, बैंकर 5 लैट्वियन लैस अनुपात 1000 सोने के सिक्के 40 बदमाश बिंदु। रूनिक टेलीपोर्टेशन, एक्स-रे विजन आइज ऑफ डार्कनेस के साथ भी एकीकृत। धन 45 मिलियन सोना। विशेष गुण, 5 स्टार कीमियागर, 5 स्टार आविष्कारक। अधीनस्थ, गया योद्धा वफादारी स्तर 100%, रेलिन 5 स्टार शेफ वफादारी स्तर 99%, आर्या हत्यारा वफादारी स्तर 86%, मृत हेनबर्ग योद्धा वफादारी स्तर 45%, मैक्सिन योद्धा वफादारी स्तर 98%, टिबेरियस योद्धा वफादारी स्तर 85%, सैडी वफादारी स्तर 70%, रिकी वफादारी स्तर 94%, डैनियल वफादारी स्तर 98%, टाइटस वफादारी स्तर 80%, ऑप्टिमस वफादारी स्तर 80%, द बिग बर्था क्रू पायरेट्स वफादारी स्तर 93%। ऑपरेशन का आधार, द एबिसल, द क्रिप्ट, द डार्क ओशन। परिचित, नाइटमेयर रॉयल ड्रैगन, वेदोरा 3 हेडेड हाइड्रा। एलिमेंटल मैनिपुलेशन, विंड 30% मास्टरी, फायर 30% मास्टरी, लाइटनिंग 40% मास्टरी, डार्कनेस 40% मास्टरी। स्टेटस में पहली चीज जो उसने नोटिस की वह थी अनुभव बिंदुओं की भारी मात्रा जो बिना इस्तेमाल किए रह गई थी। साल भर में उसने 2 मिलियन बेडेस पॉइंट्स जमा किए, जिसका उपयोग माइकल ने अपने मंत्रों को उन्नत करने के लिए करने की योजना बनाई। रिकी को छोड़कर, जिसने 5% वफादारी खो दी, बाकी सभी के लिए वफादारी के स्तर में उछाल आया। रिकी की स्थिति माइकल को समझ में आती थी, इसलिए उसे 5% की गिरावट से कोई परेशानी नहीं हुई। अगला बदलाव उसके मौलिक हेरफेर में वृद्धि थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं क्या हेल संख्याओं से निराश था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह उनका कितना भी उपयोग करे, दर उतनी नहीं बढ़ी जितनी माइकल चाहता था। लगता है कि होस्ट बहुत मुश्किल में है, माइकल ने सिस्टम की आवाज़ सुनी। वापस स्वागत है, माइकल ने सिस्टम को दोस्ताना लहजे में अभिवादन किया। वापस आकर अच्छा लगा। तो जब भी मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगा, क्या तुम लंबे समय के लिए ऑफलाइन हो जाओगे? माइकल ने सिस्टम से पूछा। बिल्कुल नहीं, संस्करण 8 अधिक कार्यक्षमता और क्षमताएं लाता है, इसलिए लंबा अपग्रेड समय। ये सुनकर खुशी हुई। सिस्टम 1 साल के लिए ऑफलाइन हो गया और तुम पकड़े गए। माइकल को आश्चर्य हुआ। सिस्टम पिन की तरह लग रहा था, जो धरती पर उसका साथी था। तुम पिन की तरह क्यों लग रहे हो? सिस्टम ने तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच बनाए और वह आवाज़ चुनी जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, सिस्टम ने कहा। यह गलत नहीं था, उसे अपने दिमाग में पिन की आवाज़ याद आ रही थी। वे दोनों धरती पर सबसे खतरनाक जोड़ी थे। पिंक के बारे में बात करते हुए माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह धरती पर कैसे काम कर रही होगी। उसके कौशल सेट और प्रत्येक काम के लिए उसे मिलने वाले भुगतान को देखते हुए वह कहीं सुरक्षित जगह पर एक शानदार और शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी। फिलहाल माइकल को दूसरों की तुलना में खुद के बारे में ज्यादा चिंता करनी थी। वह सिस्टम स्टोर की जांच करना चाहता था, लेकिन उससे पहले वह गया से संपर्क करना चाहता था। उसने सिस्टम एक्सेस किया और एक ईयरपीस निकाला। उसने उसे गार्ड की नज़रों से बचाकर अपने कान में लगा लिया। सिस्टम को आपको कमज़ोर रखने वाले रूनों को तोड़ने के लिए 500,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसे करो, लेकिन इसे स्पष्ट मत करो। साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम रूनों में कुछ बदलाव करो। इसे पूरा हुआ मानो। सिस्टम ने पलक झपकते ही 5 लाख बदमाश बिंदुओं को खा लिया। अंत में माइकल को लगा कि उसकी शक्ति मजबूत हो रही है। हालांकि माइकल को राहत या खुशी महसूस नहीं हुई जैसा कि उसे होना चाहिए था। इसके बजाय वह चिंतित था। अगर एक पिंजरा उसे कमज़ोर और असुरक्षित बना सकता है, तो यह एक ऐसी कमज़ोरी थी जिसे उसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। इसलिए माइकल ने पिंजरे को अपने साथ डार्क ओशन में ले जाने का फैसला किया ताकि एलिडर पिंजरे का अध्ययन कर सके और इसका समाधान खोज सके। शायद वह एक दिन नूह के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सके। माइकल ने अपने चारों ओर एक विंडशील्ड बनाया ताकि गार्ड उसकी बात न सुन सकें। गया। माइकल ने गया से संपर्क किया। माइकल, तुरंत। माइकल ने गया की चिंतित आवाज़ सुनी। तुम कहाँ हो? मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या तुम मुसीबत में हो? पहले आराम करो, माइकल ने कहा। मैं वापस आने पर समझाऊंगा, लेकिन अब मुझे तुमसे मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या है?
मैं चाहता हूं कि तुम पीटर के घर जाओ, वहां किसी भी अभिभावक को मार दो और टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करो जो मैंने अभी तुम्हारे स्पेस रिंग में डाला है। तो उस कुतिया का तुम्हारे गायब होने से कुछ लेना देना है? गया ने पूछा। वह गया की आवाज़ में हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। हाँ, और यह बदला है। तुम उसे जिंदा या मरा हुआ चाहते हो? गया ने पूछा। जिंदा, माइकल ने कहा। गया के आइस फेयर में पीटर के घर जाने के बाद माइकल ने सिस्टम को टोकन का उपयोग मुफ्त विशेषज्ञता के लिए करने की इच्छा जताई। होज अब ब्लैकस्मिथिंग, रून महारत, इंजीनियरिंग और हीलिंग में से एक विशेषज्ञता चुन सकता है। माइकल के लिए विकल्पों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उसने तुरंत ब्लैकस्मिथिंग को चुना। मुझे एक लोहार बनाओ, मैक्याहेल ने कहा। वह एक बच्चे की तरह उत्साहित था। जैसे ही माइकल ने विशेषज्ञता चुनी, उसे अपने मस्तिष्क में तेज दर्द महसूस हुआ। सिस्टम ने माइकल के मस्तिष्क में 5 स्टार लोहार बनने के लिए आवश्यक ज्ञान उकेरा। माइकल के दिमाग में नया ज्ञान कौंध गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे चक्कर आ रहा था। लोहार बनने का एहसास किमियागर बनने से कई गुना बदतर और दर्दनाक था। माइकल ने अपने आसपास के गार्डों के हथियारों और कवच में खामियां देखना शुरू कर दिया। दर्द लगभग 5 मिनट तक रहा, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। आखिरकार उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ हो गई। माइकल ने कुछ गहरी सांसें लीं। लगभग 2 साल बाद माइकल आखिरकार 5 स्टार लोहार बन गया। 5 स्टार लोहार बनने पर मेजबान को बधाई, सिस्टम ने कहा। मेजबान को हथियार और कवच बनाने के लिए एक विशेष फौज, उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होगी। मेजबान 700,000 बदमाश बिंदुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के सभी चिन्हित स्थानों के साथ एक नक्शा खरीद सकता है। अभी के लिए अपने घोड़ों को पकड़ लो, सिस्टम, माइकल ने कहा। जब तक वह आग के दायरे से बच नहीं सकता, माइकल कोई बदमाश अंक खर्च नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि उसे कब अंकों की आवश्यकता होगी। थोड़ी देर बाद माइकल ने गया की आवाज़ सुनी। अरे माइकल, क्या तुम वहाँ हो? आगे बढ़ो, मैं आइस फेयर में हूँ, बेलेफोर्ट हवेली को देख रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये कैसे करूँ? चुप और साफ या शोरगुल और गंदा? गया ने पूछा। चुप और गंदा, माइकल ने कहा। तुम्हारा काम हो जाने के बाद हवेली को जला दो। तो यह अच्छी बात है कि मैं अपने साथ नाइट में लाया, गया ने कहा। एलिसिया ने अपने और घोस्ट के बीच कांच पटका। उसने पिंजरे को खोलने के लिए अपने हाथ पर रून में ऊर्जा डाली। हालांकि कांच हिला तक नहीं। पिंजरे के अंदर पीटर माइकल के हाथ में छटपटा रहा था। डांटे और उसकी टीम मुटरात के आदेश का इंतजार कर रही थी। पिंजरे को खोलने का एकमात्र तरीका एलिसिया के हाथ पर रून के माध्यम से था। ये डार्क लॉर्ड की सहायता के लिए किसी को पिंजरा खोलने से रोकने के लिए एक फेल सेफ था। उस पल ये फेल सेफ विफल हो गया। माइकल ने धीरे से पीटर का दाहिना हाथ पकड़ लिया। नहीं, एलिसिया बाहर से चिल्लाए। आर्गा! माइकल ने जब उसकी बांह मोड़ी तो पीटर चिल्लाया। हड्डियां एक भयानक चटकने वाली आवाज़ के साथ टूट गईं। पीटर के हाथ से खून बहने लगा। उसके हाथ से कुछ टूटी हुई हड्डी के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। पीटर की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। आखिरकार डांटे और उसकी टीम को एहसास हुआ कि पूरी दुनिया डार्क लॉर्ड से क्यों डरती है। हॉल के चारों ओर रोशनी करने वाले गोले टिमटिमा रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरा होता जा रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह एक भयानक शैतानी रूप दे रहा था। माइकल ने पीटर का हाथ तोड़ने के साथ ही नहीं रोका। उसने टूटे हुए कंधे को पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाव डाला। पीटर का शरीर दर्द से कांप उठा। तुम मुझे यहाँ लाने से पहले मेरा तुम्हारे भाई को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, माइकल ने एलिसिया को देखते हुए कहा। वास्तव में मैं उसके बारे में भूल गया था, लेकिन तुम उसे जाने नहीं दे सकते थे। नॉर्विन ने देखा कि पीटर के कंधे के आसपास की मांसपेशियां फट रही थीं। वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि डार्क लॉर्ड पीटर के हाथ को उसके कंधे से अलग कर दे। पीटर के कंधे से खून की धार बह रही थी, जिससे कांच लाल हो गया था। ये देखने में एक घिनौना नजारा था। एलिसिया ने कांच को जोर से मारा। उम्मीद थी कि इससे पिंजरा टूट जाएगा। भूत, रुक जाओ, नॉर्विन चिल्लाया। उसने डार्क लॉर्ड को शब्दों का इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की, भले ही सभी जानते थे कि यह काम नहीं करेगा। हम बातचीत से परे हैं, माइकल ने बस इतना कहा। उसने पीटर की दूसरी बांह पकड़ ली। ये देखकर एलिसिया घायल शेर की तरह दहाड़ने लगी। इस पिंजरे को तोड़ो, वह चिल्लाए। हालांकि डांटे और उसकी टीम उसके आदेश का पालन करने में अनिच्छुक थी। पिंजरे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जैसे ही कोई बाहर से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह गिर जाएगा। दुर्भाग्य से पिंजरे को खोलने का एकमात्र तरीका एलिसिया की बांह पर रून के माध्यम से था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि डार्क लॉर्ड उन पर पलटवार करेगा। उसने उन्हें शक्तिहीन बना दिया। तुम्हारे भाई की मौत उसके सिर पर है। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो, नॉरविन? माइकल ने नॉरविन से पूछा। नॉरविन माइकल को जवाब नहीं दे सका, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो नॉरविन ने इसके लिए एलिसिया को दोषी ठहराया।
जिस क्षण से स्काई हॉल के बुजुर्ग नूह की पीठ पीछे एलिसिया के पास आए, नॉरविंग ने उसे यह मिशन न लेने की सलाह दी। स्वाभाविक रूप से उसने उनकी बात नहीं सुनी और जब उन्होंने उसे बताया कि वे डार्क लॉर्ड को पकड़ सकते हैं तो उसने जल्दबाजी में काम किया। नॉरविन के उसके साथ होने का एकमात्र कारण ये था कि उसने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। एलिसिया ने अपने जीवन में उससे कभी कुछ नहीं मांगा था, इसलिए जब उसने मांगा तो वह उसे मना नहीं कर सका। इसके अलावा उसे लगा कि अगर वह उसके साथ होता तो वह एलिसिया की रक्षा कर सकता था। लेकिन नॉरविन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी योजना बुरी तरह से गलत हो जाएगी। इस बिंदु पर आपको मेरे साथ खिलवाड़ करने से बेहतर पता होना चाहिए। माइकल की आवाज़ ठंडी हो गई। उसने पीटर की दूसरी बांह को फाड़ दिया और एलिसिया पर फेंक दिया। भारी खून की कमी के कारण पीटर का चेहरा पीला पड़ गया। पिंजरे का हर इंच पीटर के खून से लाल हो गया था। उसका शरीर धीरे धीरे छटपटाना बंद हो गया। पीटर, एलिसिया चिल्लाए। गुस्से और दर्द में उसकी नाक से खून टपकने लगा। मुझे आश्चर्य है कि बेलेफोर्ड परिवार क्या सोचेगा जब वे सुनेंगे कि उनकी प्यारी एलिसिया बेलेफोर्ड ने डार्क लॉर्ड को अपना दुश्मन बना लिया है, माइकल ने कहा। उसने धीरे धीरे पीटर के शरीर को उल्टा कर दिया। उसने उसे उसके बाएं पैर से पकड़ लिया। माइकल ने जानबूझकर सब कुछ धीरे धीरे किया। वह चाहता था कि ये पल उसके दिमाग में अंकित हो जाएं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। एलिसिया दहाड़ उठी। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चीखी और कांच पर मुक्का मारा जब तक उसके हाथ सुन्न नहीं हो गए। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने भाई को नहीं बचा सकी। वह टूर्नामेंट में जितनी असहाय और कमज़ोर थी उतनी ही असहाय और कमज़ोर थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जितना मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मूर्ख हो। जैसे ही माइकल के मुंह से ये शब्द निकले, उसने पीटर के पैर को मोड़ दिया और उसे उसके टखने से अलग कर दिया। इस समय पीटर ने हिलना भी नहीं चाहा। वह सभी को मरा हुआ लग रहा था। अपने भाई की भयानक मौत को देखकर एलिसिया के पैर जेली में बदल गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। इसे नीचे उतारो, मुर्ट्राड ने डांटे से कहा। उसे पिंजरे को सीधे ज्वालामुखी में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह डार्क लॉर्ड को उन सभी को मारने से रोक देगा। जैसा तुम चाहो, डांटे ने मुर्ट्राड से बहस नहीं की। उसने एक चमकदार ऊर्जा की गेंद को जादू से बनाया। डैनबेट के हाथ से ऊर्जा की किरण निकली और छत से जुड़ी जंजीरों से टकराए। किरण के जंजीरों से टकराने पर वे टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि पिंजरा उनकी उम्मीद के मुताबिक नीचे नहीं गिरा। इसके बजाय पिंजरा 1 इंच भी हिले बिना हवा में मंडराता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान है? माइकल ने शैतानी तरीके से डांटे और मुर्ट्राड की तरफ मुस्कुराया। माइकल ने पीटर के शरीर को नीचे गिराया और उसकी कमर पर पैर रखा। उसने एलिसिया की तरफ अपनी नज़र घुमाने से पहले आखिरी अंक को पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा होगा। तुम खुद ही यह सब अपने ऊपर ले आए। अंत में माइकल ने पीटर के अंतिम अंक को चीर दिया। माइकल ने पीटर की मृत्यु की सिस्टम की अधिसूचना सुनी। हाफ इमॉर्टल्स और फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर्स को मारने से उसे जो अनुभव अंक मिले, उनकी तुलना में पीटर को मारने से उसे जो अंक मिले वे नगण्य थे। अब तुम में से हर एक मरने वाला है। अगर मैं तुम होते तो मैं लड़ाई नहीं करता। ये तुम्हारी मौत को और भी दर्दनाक बना देगा, माइकल ने कहा। उसने डांटे और उसके आदमियों की ओर देखा। मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, माइकल ने हंसते हुए कहा। दोस्तों, डांटे ने अपनी आवाज़ ऊंची की। पिंजरे को घेर लो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, डांटे ने अपने आदमियों को आदेश दिया। मिला सहित सभी लोग डार्क लॉर्ड पर हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने डार्क लॉर्ड को घेर लिया। डांटे और उसके आदमियों को अनदेखा करते हुए माइकल ने पीटर को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे उठा लिया। वह एलिसिया की ओर चला गया। नॉरविन अवाक रह गया। पीटर की मौत देखने के बाद नॉरविन को एलिसिया के अनुरोध को स्वीकार करने का पछतावा हुआ। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने एलिसिया को इस मिशन से बाहर नहीं निकाला। कम से कम उसे पता था कि उसे नूह से बात करनी चाहिए थी। उसे डर था कि पीटर के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद नूह इस सब पर क्या कहेगा। नॉरविन को संदेह था कि संरक्षक और बेलेफोर्ड गार्ड अभी भी जीवित होंगे। डार्क लॉर्ड को हर किसी को देखने और उससे डरने के लिए कुछ छोड़ना पसंद था। उसने डर के जरिए दुनिया पर राज किया। अरे, माइकल ने एलिसिया को पुकारा। वह अपने भाई के खून से लथपथ पिंजरे को नहीं देख पा रही थी। उसके शब्दों ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया क्योंकि माइकल ने पीटर का चेहरा कांच के सामने रखा। अपने भाई के चेहरे को देखो, माइकल ने कहा। माइकल के आसपास के सभी लोग डर से कांप उठे। उसने अपनी बहन के सामने पीटर को अंग-अंग से चीर दिया। एलिसिया ने अपने भाई के चेहरे को चौड़ी आंखों से देखा। उनमें गुस्से से ज्यादा गहरा दर्द था। उसका चेहरा लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। माइकल ने काली लपटों को जगाया, धीरे धीरे पीटर के शरीर को जलाते हुए। बाहर से भी दांते और उसके आदमियों को तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। काली लपटों ने पीटर को गर्म राख के ढेर में बदल दिया। दांते और उसके आदमियों ने राख से धुआं निकलता देखा। अब भी
उन्हें नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड ने पीटर को पिंजरे में कैसे टेलीपोर्ट किया। हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। माइकल एलिसिया की आंखों में देखने के लिए नीचे बैठ गया। उसने एलिसिया के ऊपर देखने का इंतजार किया। वह उसकी आंखों में दर्द और दुख देखना चाहता था। आमतौर पर माइकल अपने दुश्मनों को प्रताड़ित नहीं करना पसंद करता था, लेकिन एलिसिया अलग थी। उसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। उसे प्रताड़ित करने में मज़ा आता था, तो उसे उसकी ही दवा क्यों नहीं चखानी चाहिए। तुम मुझे जो भी दोगे मैं उसे 100 गुना वापस दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि नूह हर बार तुम्हारी जान बचा सकता है न? अच्छा, फिर से सोचो। ये तुम्हारे और हमारे बीच का मामला है। उसके परिवार को इसमें मत लाओ, नॉर्विन ने गुर्राते हुए कहा। जब माइकल ठहाके लगाकर हंसा तो उन्हें ठंड का एहसास हुआ। तुम्हें मुझे यहाँ लाने का फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए था। जब तक वह बेलेफोर्ट है वे असमय मौत के मुंह में चले जाएंगे, माइकल ने एलिसिया और नॉर्विन को धमकाया। उन्होंने उसके पिंजरे से बाहर आने का इंतजार किया, क्योंकि उनके लिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक माइकल की आंखें काली हो गईं। उसकी दोनों आंखों से एक काली किरण निकली। कांच टूट गया। कांच में दरारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। वे जानते थे कि कांच के पूरी तरह टूटने में बस कुछ ही समय बाकी है। यहाँ से चले जाओ, डांटे मुट्राड के सामने आया। उसने अपने शब्द नॉर्विन, एलिसिया और मुट्राड की ओर निर्देशित किए। नहीं, एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। वह जमीन से उठी। ये यहीं और अभी समाप्त होता है। एलिसिया की आंखों में पूर्ण निश्चय की चमक थी। वह अपने और घोस्ट के बीच की दुश्मनी को वहीं खत्म करना चाहती थी। उसकी वजह से पीटर की जान चली गई। डार्क लॉर्ड ने उसके शरीर को भी नहीं छोड़ा। अगर वह उसका बदला नहीं ले पाती या कोशिश करते हुए मर जाती तो वह खुद को माफ नहीं कर पाती। मूर्ख मत बनो, उसे यहाँ से निकाल दो, डांटे ने गुर्राहट के साथ कहा। वह सिर्फ एक आत्माशोधन चरण योद्धा थी। डार्क लॉर्ड उसे बिना पलक झपकाए मार सकता था। उसके वर्तमान स्तर पर उससे लड़ना आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं था। पीटर के साथ उसने जो किया उसे देखने के बाद डांटे केवल कल्पना कर सकता था कि वह एलिसिया के साथ क्या करेगा। उनमें से सबसे मजबूत होने के नाते कमजोरों की रक्षा करना डांटे का कर्तव्य था। जितना माइकल एलिसिया को मारना चाहता था उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि वह उसे बचाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह उसे और अधिक पीड़ा देना चाहता था। उसे मारना उसके लिए दया होगी। इसके अलावा जब तक वह नूह के साथ थी वह हर दिन उसके लिए नई तरह की समस्याएं लेकर आएगी। जब नूह एलिसिया की गंदगी साफ करने में व्यस्त था तब माइकल मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। दूसरे शब्दों में एलिसिया को जीवित रखना उसे मारने से लंबे समय में उसके लिए अधिक फायदेमंद था। नॉर्विन अब और इधर उधर नहीं रुका। उसने तुरंत अपने स्पेस रिंग से एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला। उसने एलिसिया के कंधे को पकड़ा और स्क्रॉल को सक्रिय करने के लिए स्क्रॉल को फाड़ दिया। जल्द ही एक चमकदार रोशनी ने एलिसिया और नॉर्विन को घेर लिया। मुझे जाने दो। नॉर्विन के साथ गायब होने के बाद एलिसिया की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। डांटे और उसके आदमियों ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। उनके चारों ओर हर प्रकाश क्षेत्र अधिक से अधिक टिमटिमाने लगा। प्रकाश के गोले तब तक टिमटिमाते रहे जब तक कि वे सभी बुझ नहीं गए। हॉल में अंधेरा छा गया। दांते और उसकी टीम ने कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। दांते ने अपनी कलाई हिलाई और प्रकाश की एक सुनहरी परत ने उसे घेर लिया। टीम के सभी लोगों ने खुद को डार्क लॉर्ड से बचाने के लिए एक रक्षा मंत्र का जाप किया। मिला ने जल्दी से चांदी की रोशनी की एक गेंद बनाई। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, डार्क लॉर्ड पिंजरे में नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टीम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। मुतराद को लगा कि उनके पास से हवा का झोंका बह रहा है। उसका शरीर डर से कांप रहा था। दांते और उसकी टीम के विपरीत उसने देखा कि इथलन में क्या हुआ था। जब वे डार्क लॉर्ड की तलाश कर रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति ने मिला के प्रकाश के गोले को बुझा दिया। जगह एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। उस पल प्रकाश का एकमात्र स्रोत उनके शरीर के चारों ओर की ढालें थीं, लेकिन वे इतनी उज्ज्वल नहीं थीं कि वे देख सकें कि उनके आसपास क्या हो रहा था। पूरे हॉल में भयानक सन्नाटा छा गया। एक चीख की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ा। दांते और उसकी टीम ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि उसकी टीम का एक सदस्य लड़खड़ा रहा है। दांते ने उसकी गर्दन पर एक लाल रेखा देखी। धीरे धीरे उस रेखा से खून रिसने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस आदमी का सिर उसके कंधों से गिर गया। उसके शरीर के ज़मीन पर गिरने से उसकी गर्दन से खून बहने लगा। पलक झपकते ही डार्क लॉर्ड ने एक आधे अमर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मिला और बाकी लोगों ने धीरे धीरे अपने दिलों में बढ़ते डर को महसूस किया। जो मर गया वह उनके जितना ही शक्तिशाली था। फिर भी उसके पास डार्क लॉर्ड के खिलाफ कोई मौका नहीं था, भले ही उसके चारों ओर एक ढाल थी। डार्क लॉर्ड ने ढाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और उसे मार डाला। पहले आधे अमर को मारने के बाद टीम ने प्रकाश के गोले बनाने शुरू कर दिए।
वे डार्क लॉर्ड से लड़ने के लिए प्रकाश लाना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने ऊर्जा के गोले बनाए जिससे जगह रोशन हो गई। लेकिन हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने प्रकाश के गोले बुझा दिए। डार्क लॉर्ड ने उन्हें अंधेरे से लड़ने की अनुमति नहीं दी। उनके चारों ओर का अंधेरा दांते को अजीब लगा। ये रात का सामान्य अंधेरा नहीं था, बल्कि एक घना और भयानक प्रकार का अंधेरा था। इससे पहले कि वे प्रकाश का एक और गोला बना पाते, एक और कराह उठा। दांते ने पलक झपकते ही ऊर्जा की एक चमकदार किरण भेजी। उसने अपने चारों ओर डार्क लॉर्ड की हरकतों को महसूस किया। ऊर्जा की किरण हवा में उड़ी, जिससे जगह रोशन हो गई। उस पल उन्होंने छाया से एक आकृति को मुस्कुराते हुए देखा। ये निस्संदेह डार्क लॉर्ड था। उसके बगल में दांते की टीम के सदस्यों में से एक और व्यक्ति तड़प रहा था। वह जल रहा था। सामान्य लाल आग के विपरीत ये लपटें काली थीं। दांते और सभी ने कमरे का तापमान बढ़ता हुआ महसूस किया। इससे पहले कि दांते और उनकी टीम आग बुझा पाती, उसका लगभग आधा शरीर राख हो गया। उसे बचाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। आधे अमर ने उसकी छाती पकड़ ली। क्योंकि वह जल रहा था, इसलिए वे उसकी छाती में छेद को नोटिस करने में विफल रहे। गोली चलाओ, दांते ने अपनी टीम को आदेश दिया। उसने डार्क लॉर्ड पर मंत्रों से हमला करने का विकल्प चुना, बजाय इसके कि वह खुद को प्रकट करे। जैसे ही टीम ने आदेश सुना, उन्होंने सभी ने अपने अपने मंत्र डाले। पूरा हॉल क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठा। मुत्रद नीचे झुका और अपना सिर नीचे रखा। मिला ने एक मंत्र डाला जिससे एक चमकदार लाल पांडा बना। ये हॉल के चारों ओर दौड़ता रहा, जिससे जमीन हिल गई। ऊर्जा से बना पांडा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खोज रहा हो। धमाका, पांडा टुकड़ों में फट गया। यह इतनी जल्दी हुआ। एक पल पांडा इधर उधर भाग रहा था और अगले ही पल वह प्रकाश के अनगिनत कणों में बिखर गया। मिला ने तुरंत एक और मंत्र डालने की कोशिश की। हालांकि कहीं से एक काली किरण निकली और उसके कंधे पर लगी। आह! मिला चिल्लाए। काली किरणों ने उसे पीछे की दीवारों पर उड़ा दिया। बाकी लोग नहीं रुके। दांते ने अपनी मुट्ठी बंद की और जादू किया। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से छायादार ऊर्जा की एक शॉकवेव निकली। शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि फ्यूजन स्टेज के कल्टीवेटर को कुचलकर लहूलुहान कर सकती थी। उसे उम्मीद थी कि शॉकवेव डार्क लॉर्ड को गिरा देगी, लेकिन दांते की उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद कमरे के दूसरी तरफ से एक और लहर निकली। ये लहर दांते की शॉकवेव से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह शॉकवेव नहीं बल्कि आग की लहर थी। दांते और उसकी टीम ने तुरंत ही काली लपटों से बचने के लिए हवा में छलांग लगा दी। डार्क लॉर्ड से लपटें निकल रही थीं। इसने संगमरमर के फर्श को जलाकर काला कर दिया। मुत्रद लौ की लहर से 1 इंच दूर रह गया। जब वे हवा में थे तो काली किरणें हवा में इधर उधर घूम रही थीं। दांते के चारों ओर प्रकाश की सुनहरी परत काली किरणों को परावर्तित कर रही थी। दुर्भाग्य से मिला की ढाल डांटे की तरह मजबूत नहीं था। काली किरणें पहले ही उसके कंधे पर लग चुकी थीं। वह खून से लथपथ थी। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि काली किरणें कंधे पर एक ही जगह पर लगीं। इस बार किरणें उसके शरीर में घुस गईं। वह दर्द से हवा से नीचे गिर गई। डांटे ने उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ने के लिए मिला की ओर दौड़ लगाए। हालांकि अंधेरे से एक काली ढाल उड़ी और उसके चेहरे पर लगी। डांटे ने क्षण भर के लिए मिला पर अपना ध्यान खो दिया। ढाल उसी दिशा में वापस उड़ गई जिस दिशा में आई थी। मिला, डांटे ने चिल्लाया जब उसने देखा कि सुनहरी बिजली का एक बोल्ट उसके पास से उड़ रहा है। मिला बिजली के बोल्ट के साथ गायब हो गई। वह कसम खा सकता था कि उसने बिजली के बोल्ट में डार्क लॉर्ड की धुंधली आकृति देखी थी। आह! मिला की चीखें हॉल में गूंज उठीं, लेकिन उसकी चीख बीच में ही रुक गई। उसकी चीख सुनकर डांटे का दिल धड़क उठा। वह लगभग 500 वर्षों तक मिला के साथ था। वे दोनों आर्कटिक हॉल में एक साथ शामिल हुए और तब से उनकी सेवा कर रहे हैं। वह भूल गया कि मिला के बिना जीना कैसा लगेगा। वह मर चुकी होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही उसका शरीर कांप उठा। तुम कहाँ हो? डांटे चिल्लाया। वह अमर की तरह अंधेरे में देख सकता था, लेकिन इस अजीब अंधेरे ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया। मिला ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। इसके बजाय डांटे ने डार्क लॉर्ड की आवाज़ सुनी। क्या मैंने आप सभी को चेतावनी नहीं दी थी? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज उठी। डांटे ने प्रकाश की एक गेंद को जादू से बनाया। उसे आश्चर्य हुआ। उसने मिला को चलते हुए देखा उसकी ओर। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। दुर्भाग्य से उसकी राहत अल्पकालिक थी। उसने उसकी छाती में बड़े छेद देखे। उसके चांदी के कवच पर खून के धब्बे थे। वह मिला को पकड़ने ही वाला था कि अंधेरे की किरणें सीधे मिला के सिर में जा लगीं। मिला, डांटे चिल्लाया। वह मिला की ओर दौड़ा। उसने उसकी लाश को पकड़ा और नीचे गिर पड़ा। माइकल ने डांटे के दुख का फायदा उठाया। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना उसने तुरंत बिजली का झटका मारा। माइकल ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से बिजली के मोटे बोल्ट तेजी से निकले। उसने आधे अमरों पर बिजली के बोल्टों से हमला किया।
आधे अमरों ने खुद को बोल्टों से बचाने की कोशिश की। बिजली के बोल्टों से टकराने पर उनकी ढालें टूट गईं। एक एक करके ढालें बिखर गईं। जैसे ही उनके चारों ओर की ढाल गायब हुई, बिजली के बोल्ट उनके शरीर में घुस गए। माइकल के सामने आधे अमर चींटियों की तरह कमजोर दिख रहे थे। माइकल साधना में आधा अमर हो सकता है, लेकिन वह एक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार वह एक देवता था। माइकल के खिलाफ दांते की टीम के पास कोई मौका नहीं था, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डेथ रेंज का इस्तेमाल कर रहा था। दांते ने अपने आसपास खून के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनी। उसने चारों ओर देखा तो हवा में कई सिर उड़ते हुए दिखाई दिए। माइकल द्वारा अंतिम अर्धअमर को धीरे धीरे मारने के बाद हॉल पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उस समय मुत्रद ने केवल दांते की सिसकियां सुनी। मुत्रद ने देखा कि डार्क लॉर्ड क्या करने में सक्षम था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में इस निर्दयी हत्यारे को पकड़ने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इस क्षण तक मुत्रद हमेशा सोचता था कि इथलन नरसंहार उसके द्वारा गहराई से बनाए गए शून्य प्रभाव के कारण संभव हुआ था। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। डार्क लॉर्ड ने कुछ ही मिनटों में एक उच्च प्रशिक्षित आर्कटिक मौत दस्ते का वध कर दिया। उसने उनके साथ खिलवाड़ किया। मुत्रद को लगा कि उसकी मौत उसके करीब है। उसने दांते की तलाश की। अपने साहस को जुटाते हुए मुत्रद ने अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश का एक छोटा सा गोला बनाया। जब प्रकाश का गोला उसके हाथ में दिखाई दिया तो उसका दिल धड़कने लगा। ये लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। उसने डार्क लॉर्ड को दांते के बगल में बैठे देखा। दांते को ठंड का एहसास हुआ। माइकल ने डर का विष छोड़ा और मौत की सीमा के प्रभाव ने दांते को डरा दिया। दोनों के बीच खेती के अंतर के बावजूद दांते माइकल के खिलाफ एक उंगली भी नहीं उठा सका। माइकल ने अपना हाथ दांते के कंधे पर रखा। अगले ही पल डार्क लॉर्ड ने अपने हाथ में पकड़ी लाल लाल तलवार को दांते के दिल में घुसा दिया। उसने दांते को बिना कोई जवाबी हमला किए बार बार वार किया। इसके अलावा उसने अपनी आंखों से दांते पर काली किरणें फेंकी। काली किरणें धीरे धीरे दांते के सिर से पिघल गईं। दांते के पूरी तरह से लड़ने की इच्छा और ताकत खो देने के बाद माइकल ने दांते को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। मुत्रद ने डार्क लॉर्ड को धीरे धीरे पिंजरे की ओर बढ़ते देखा। जैसे ही वह पिंजरे के करीब गया, एक तेज रोशनी कहीं से पिंजरे को घेर लेती है। पलक झपकते ही पिंजरा मुत्रद की नज़रों से ओझल हो जाता है। पिंजरे के गायब होने के बाद फर्श पर एक बड़ा छेद हो गया था। किनारे से ज्वालामुखी के अंदर से बुदबुदाता लावा देखा जा सकता था। माइकल ने दांते को गर्दन से पकड़कर छेद के ऊपर रखा। माइकल ने हवा में चिलचिलाती गर्मी महसूस की। ज्वालामुखी के ऊपर खड़े होने से ही उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। दांते को चाकू भोंकने और उसके सिर में लगी काली किरणों से छेद करने के बाद वह पहले ही बेहोश हो चुका था। हालांकि माइकल ने अपनी टीम को मार डाला था और वह दांते को मारने वाला था, लेकिन उसे उन पर दया आ गई। वे सभी किसी के एजेंडे की वजह से मारे गए। माइकल के लिए वे सिर्फ अनुभव पैक थे। माइकल ने दांते की गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली करने से पहले आखिरी बार अपनी तलवार से दांते पर वार किया। दांते छेद से गिर गया और सीधे ज्वालामुखी की ओर उड़ गया। दांते की टीम को खत्म करने के बाद माइकल ने पलट कर देखा। उसने मुत्रद को डर के मारे पीछे की ओर रेंगते हुए देखा। डार्क लॉर्ड के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने पर मुत्रद कांप उठा। मुत्रद को डार्क लॉर्ड से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? माइकल ने शैतानी लहजे में पूछा। माइकल ने अपनी उंगली चटकाई। जैसे ही लाइट वापस जली, माइकल ने मुत्रद को इशारा किया कि वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाए। हॉल के अंदर की हवा खून से लथपथ थी। मुत्रद ने जहां भी मुड़कर देखा, उसने खून और लाशें देखीं। एक अनजान व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि वे कभी आधे अमर थे। अपने साधना स्तर के बावजूद माइकल के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। मुत्रद कांप उठा, माइकल की आंखों में देखते हुए। क्या तुम अपने लोगों के लिए यही चाहते हो? माइकल ने मुत्रद से पूछा। क्योंकि तुम कुछ समय से मेरा पीछा कर रहे हो, मैं आकर तुम्हारे लोगों का अभिवादन कर सकता हूं और यह बिल्ली और चूहा भाग सकता है। उसके शब्दों को सुनकर मुत्रद का दिल धड़क उठा। मुझे एक कारण बताओ कि मुझे तुम्हारी मातृभूमि क्यों आनी चाहिए? माइकल ने धीरे से अपना हाथ मुत्रद के कंधे पर रखा। मुझे पता है कि तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर लोगों से भी शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मजबूत रक्षकों ने मुझे कभी भी वह करने से नहीं रोका जो मैं चाहता था। मुत्रद कांप उठा। दांते अमर था, फिर भी उसने डार्क लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी, जो अर्धअमर अवस्था में था। अगर मजबूत साधक उसे मार सकते तो वह अब तक मर चुका होता। डार्क लॉर्ड के पास हमेशा अपने से मजबूत दुश्मनों को मारने का एक तरीका होता था। इथलन में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद मुत्रद कल्पना भी नहीं कर सकता था कि डार्क लॉर्ड उसके वतन में कदम रख सकता है। कृपया मत करो, मुत्रद हकलाया। क्यों? क्या तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते? माइकल ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बुजुर्गों से मिलना चाहता हूँ।
मैंने अपने मंत्र और शक्ति का पानी के नीचे परीक्षण नहीं किया है। ऐसा करने का यह एक बढ़िया अवसर हो सकता है, माइकल ने कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, मुत्रद ये शब्द कहने में कामयाब रहा। क्या ऐसा है? माइकल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मुझे इसका जवाब दो, मुत्रद। क्या तुम अपने लोगों के प्रति ज्यादा वफादार हो या अभिभावकों के प्रति? मुत्रद को उसके सवाल का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उसने सोचने में कुछ समय लिया। हालांकि माइकल धैर्यवान व्यक्ति नहीं था। उसने मुत्रद के कंधे को दबाया, उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। मेरे लोगों के लिए, मुत्रद ने अपने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। उसे लगा जैसे उसके कंधे की हड्डी कुचलने वाली है। मुत्रद ने आह भरी तो माइकल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। फिर तुम्हें मेरे लिए संरक्षकों पर जासूसी करने में कोई समस्या नहीं होगी, है न? माइकल मुस्कुराया। एक पल के लिए मुत्रद को विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। डार्क लॉर्ड चाहता था कि वह उसका जासूस बने, और वह भी गार्जियन गिल्ड के अंदर। लेकिन मैं कोई संरक्षक नहीं हूं, मुत्रद ने कहा। इसने तुम्हें अब तक संरक्षकों का उपयोग करने और हेरफेर करने से नहीं रोका, माइकल ने कहा। वह बेपरवाह था। जैसे मुत्रद ने माइकल पर अपना शोध किया, वैसे ही उसने मुत्रद पर भी किया। पिछले साल माइकल ने अज़ाज़ेल को सीफोक के बारे में और जानने का काम सौंपा। अज़ाज़ेल के पास मुत्रद के बारे में जो जानकारी थी, उसमें से एक ये थी कि मुत्रद आर्कटिक हॉल और सीफोक के प्रति कितना वफादार था। वह अपने लोगों के लिए अपनी जान दे सकता था। दूसरे शब्दों में, मुत्रद अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। माइकल हमेशा मुत्रद का किसी न किसी तरह से उपयोग करने की योजना बनाता था। वह जीवित रहने के बजाय मृत अवस्था में अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा मुत्रद का गार्जियन गिल्ड के साथ घनिष्ठ संबंध था। माइकल को उसे गार्जियन के खिलाफ पलटने की अनुमति दी। आखिरकार मुत्रद अपने लोगों के प्रति वफादार था, गार्जियन के प्रति नहीं। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? मुत्रद ने पूछा। बेशक तुम्हारे पास है। या तो तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूं, या फिर काला दिन फिर से दोहराते हुए देखो। मुत्रद असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि यह इथलन को देखते हुए अपनी मातृभूमि को जलते हुए देखने से कहीं बेहतर था। अगर मुत्रद ने पिछले सालों में कुछ सीखा है, तो वह यह है कि किसी भी परिस्थिति में डार्क लॉर्ड के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डार्क लॉर्ड को दांते और उसकी टीम का कत्लेआम करते देखने के बाद मुत्रद ने डार्क लॉर्ड को पकड़ने की अपनी मूर्खतापूर्ण कोशिश छोड़ दी। ऐसा लगता है कि मैं चूहा बनने जा रहा हूं, मुत्रद ने आह भरी। चूहा बनना मरने से बेहतर है, माइकल ने हंसते हुए कहा। मुत्रद के साथ सौदा करने के बाद माइकल ने लाशों को लूटकर उनके स्पेस रिंग्स ले लिए। चूंकि वे सभी आधे अमर थे, इसलिए उसे पता था कि उनके स्पेस रिंग्स में कुछ मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं। माइकल ने अपने पर्यावरण स्कैनिंग से महल को स्कैन किया। उसे आश्चर्य हुआ कि महल काफ़ी खाली लग रहा था। उसे केवल सोल रिफाइनर और फ्यूजन स्टेज की कुछ खेती ही महसूस हुई। जाहिर है, स्काईहॉल और सी फोल्क्स ने माइकल की रक्षा के लिए सबसे मजबूत योद्धाओं को रखा था। जब माइकल महल से बाहर निकला तो उसके पास अमर अवस्था स्तर 4 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव बिंदु थे। माइकल को अब केवल ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि स्वर्गीय क्लेश को फिर से शुरू करने से पहले तैरता हुआ पहाड़ सुरक्षित था। गया एकमात्र व्यक्ति था जो अंधेरे महासागर में अपने स्वर्गीय क्लेश से गुजरा था। हालांकि वह इसे सफलतापूर्वक पार कर गई, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। माइकल इसे बदलना चाहता था। वास्तव में माइकल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सभी अधीनस्थों के पास अपने स्वर्गीय क्लेशों से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो। अंधेरे महासागर में लौटने के बजाय माइकल ने अग्नि क्षेत्र में घूमना चुना। सैडी के अनुसार अग्नि क्षेत्र के भीतर एक आदिम ज्वाला हो सकती है, लेकिन माइकल के ज्ञान के अनुसार अग्नि क्षेत्र में कोई अन्य आदिम ज्वाला नहीं हो सकती। चून की नर्क की लपटें सुनहरी प्लेट के भीतर फंसी हुई थीं, इसलिए उसने इसे जेनेरिक परिवार से ले लिया। इसलिए माइकल को आश्चर्य हुआ कि कोई अन्य आदिम ज्वाला कैसे हो सकती है। चूंकि वह पहले से ही अग्नि क्षेत्र में था, इसलिए माइकल थोड़ा इधर उधर देखना चाहता था। सिस्टम के पुनः ऑनलाइन होने पर वह पता लगा सकेगा कि क्या कुछ दायरे में है। 2 दिन बाद एलिसिया नॉर्विन के साथ आइस फेयर में लौट आए। पीटर की मौत की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। पूरा राज्य जानता था कि डार्क लॉर्ड ने पीटर की रक्षा करने वाले अभिभावकों और बेलेफोर्ड परिवार के सैनिकों का वध करने के बाद पीटर को ले लिया। इसके अलावा डार्क लॉर्ड द्वारा बेलेफोर्ड परिवार को नष्ट करने की कसम खाने की अफवाह आइस फेयर के लोगों में फैल गई। बेलेफोर्ड जागीर नदी के किनारे बनी थी, जहां से दूर एक बर्फीला पहाड़ दिखाई देता था। जागीर इतनी भव्य थी कि उसे महल कहा जा सकता था। यह मोटी दीवारों से घिरा हुआ था और कई सैनिकों द्वारा संरक्षित था जो दांतों तक हथियारबंद थे। जब एलिसिया की गाड़ी विशाल धातु के द्वार में प्रवेश करती थी, तो वे सभी उसके सामने झुक जाते थे। पहले से अलग, एलिसिया अपने परिवार से मिलने में अनिच्छुक महसूस कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकल गई।
युवा मिस एलिसिया का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर कुछ बूढ़ी महिलाएं प्रतीक्षा कर रही थीं। मुख्य हॉल में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बूढ़ी महिला ने कहा। नॉर्विन ने उनकी आंखों में चिंता और उदासी की झलक देखी। जैसा कि नॉर्विन ने उम्मीद की थी, जागीर में पहरेदारों की भरमार थी। ये समझ में आता है, खासकर पीटर के साथ जो हुआ उसके बाद। नॉर्विन ये भी जानता था कि डार्क लॉर्ड ने उसके और बेलेफोर्ड परिवार के बीच दुश्मनी की खबर फैलाई थी। वह चाहता था कि बेलेफोर्ड परिवार अलग थलग हो जाए। हालांकि कोई भी खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं करेगा कि वे डार्क लॉर्ड से डरते हैं, लेकिन वे बेलेफोर्ड के साथ अपने संबंध स्वतः ही तोड़ लेंगे ताकि वे डार्क लॉर्ड के रडार पर न आ जाएं। नॉर्विन को उम्मीद थी कि नूह जल्द ही अपने एकांत से बाहर आकर एलिसिया और उसके परिवार के साथ सब कुछ सुलझा लेगा। अगर कोई एलिसिया की गंदगी को साफ कर सकता था तो वह नूह था। एलिसिया और नॉर्विन दो बूढ़ी महिलाओं के पीछे पीछे अंदर गए। युवा मिस, जब वे एक संगमरमर के दरवाजे पर पहुंचे तो दोनों बूढ़ी महिलाओं ने नॉर्विन को घूर कर देखा। वह मेरे साथ आ रहा है, एलिसिया ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानती थी कि वे उसे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्विन को बाहर छोड़ दो क्योंकि वह बेलेफोर्ड नहीं था। हालांकि जहां तक एलिसिया का सवाल है, नॉर्विन उसका परिवार था, इसलिए उसने नॉर्विन को पीछे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। जब एलिसिया ने संगमरमर का दरवाज़ा खोला तो उसका स्वागत एक भव्य हॉल में हुआ। 16 गोमेद स्तंभों में से प्रत्येक को घेरने वाली पतली अंगीठी सिंहासन हॉल के निचले स्तरों को रोशन कर रही थी, जो हॉल को नाचती हुई छाया और एक गर्म चमक में ढक रही थी। परतदार छत के संगमरमर के पत्थर टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि स्मारक इस शानदार हॉल के पत्थर के फर्श पर नीचे देख रहे थे। बर्फीले नीले रंग के वस्त्र पहने एक भूरे बालों वाला आदमी एक ऊंचे मंच के ऊपर एक सिंहासन पर बैठा था। शाही संगमरमर का सिंहासन एक चील की मूर्ति के नीचे बैठा था और परिवार के सदस्यों के लिए 5 साधारण दिखने वाली सीटों से सटा हुआ था। बड़े और महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य कई शानदार और आरामदायक लोहे की बेंचों पर बैठे थे, जो सभी सिंहासन के सामने एक अर्धवृत्त में थीं। उच्च पद वाले लोग सिंहासन के सामने अलंकृत मेजानाइन पर बैठे थे। जिस क्षण एलिसिया ने हॉल में प्रवेश किया, शोर शांत हो गया। हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एलिसिया के पिता फ्रांसिस बेलेफोर्ड थे। वह एक तंदुरुस्त आदमी था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। उस समय उसकी नीली आंखों में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुस्सा और चिंता छिपी हुई थी। भले ही उसने अपना बेटा खो दिया हो, लेकिन जब उसका परिवार जानलेवा खतरे में था तो उसके पास शोक करने का समय नहीं था। फ्रांसिस जल्द ही दामाद बनने वाला था जो सर्वोच्च संरक्षक था, लेकिन उसे और बुजुर्गों को संदेह था कि नूह उन्हें हमेशा के लिए डार्क लॉर्ड से बचा सकता है। किसी की जान लेना किसी की जान बचाने से कहीं ज्यादा आसान था। अपने पिता के चेहरे पर ठंडी नज़र देखकर एलिसिया की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों को देखकर नॉर्विन बता सकता था कि वे सभी डार्क लॉर्ड से बुरी तरह डरे हुए थे। उनका डर डार्क लॉर्ड की ताकत थी। उसने डर के जरिए दुनिया पर राज किया। उस समय बेलेफोर्ड परिवार उसके अधीन था। एक समय था जब बेलेफोर्ड परिवार बिना ज्यादा मेहनत के घोस्ट को कुचल सकता था, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया था। अब सबसे शक्तिशाली परिवार भी डार्क लॉर्ड के नाम के जिक्र से कांप उठते थे। एलिसिया फ्लोरा बेलेफोर्ड। फ्रांसिस ने एलिसिया को उसके पूरे नाम से संबोधित किया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। नॉर्विन, कृपया बड़ों के बीच बैठ जाओ। ये सुनवाई केवल एलिसिया के लिए है, फ्रांसिस ने कहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपने मित्र लॉर्ड फ्रांसिस के बगल में खड़ा होना चाहूँगा। उसके मित्र और भाई के रूप में यह मेरा कर्तव्य है और मुझे आशा है कि आप मुझे अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, फ्रांसिस ने सिर हिलाया। इससे पहले कि हम ये सुनवाई शुरू करें, मैं पीटर के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह जानना चाहता हूँ। क्या वह मर चुका है? फ्रांसिस ने पीटर के घर में जो कुछ भी देखा उससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है। फिर भी फ्रांसिस एलिसिया से ये सुनना चाहता था। एलिसिया ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फ्रांसिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अपने अगले शब्द खोजने में कई पल लगे। क्या हम उसे उचित तरीके से दफना सकते हैं? फ्रांसिस ने पूछा। एलिसिया की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उनके लिए यह पचाना मुश्किल था कि बेलेफोर्ड परिवार के उत्तराधिकारी पीटर की एक क्रूर मौत हुई। अब समय आ गया है कि तुम हमें वह सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो, एलिसिया। फ्रांसिस ने एलिसिया से पूछा। एलिसिया चुप रही। मैं तुमसे तुम्हारे पिता के रूप में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें बेलेफोर्ड परिवार के मुखिया के रूप में बोलने का आदेश दे रहा हूँ। फ्रांसिस की आवाज़ ठंडी हो गई। आखिरकार एलिसिया ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपने पिता को पीटर की मौत से जुड़ी हर बात बताने का फैसला किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा। उन्हें सच जानने का हक था। एलिसिया ने बेलेफोर्ड परिवार को पीटर की मौत से जुड़ी हर बात बताई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि उसने डार्क लॉर्ड को पकड़ने के लिए स्काई हॉल के साथ काम किया था। उसने वह हिस्सा नहीं छोड़ा जहां उसने वास्तव में डार्क लॉर्ड को प्रताड़ित किया था।
बुजुर्ग डर से कांप उठे। कुछ लोग तो सीधे घुटनों के बल बैठ गए और परिवार को बचाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करने लगे। कई बुजुर्ग एलिसिया पर परिवार को खतरे में डालने के लिए भड़के हुए थे। कुछ मिनटों के लिए बुजुर्ग सदमे में बड़बड़ाते और हौंकते रहे। चुप रहो, फ्रांसिस ने अपनी आवाज़ ऊंची की और आखिरकार शोर शांत हो गया। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पीटर के मामले को अकेला छोड़ दो? फ्रांसिस ने एलिसिया से पूछा। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। चूंकि एलिसिया एक प्रतिभाशाली और उसकी लाडली बेटी थी, इसलिए उसने हमेशा उसके स्पष्ट गुस्से के मुद्दों को अनदेखा किया। यहाँ तक कि जब उसने टूर्नामेंट के बाद घोस्ट से बदला लेने के लिए बेलेफोर्ड परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो फ्रांसिस ने केवल उसे धीरे से मना किया। उसने एलिसिया के प्रति कभी कोई गुस्सा नहीं दिखाया था। टूर्नामेंट में पीटर के साथ जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वह निर्दोष भी नहीं था। अगर आप लंबे समय तक आग से खेलते हैं तो आपको जलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भूरे बालों वाले बुजुर्गों में से एक ने अपनी सीट से उठकर कहा। एलिसिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। दुर्भाग्यपूर्ण? क्या आप पीटर के साथ जो हुआ उसे यही कहते हैं? एलिसिया की आवाज़ क्रोध और जानलेवा इरादे से जल रही थी। बुजुर्ग लगभग एक कदम पीछे हट गए। वह सही कह रहा है। फ्रांसिस की बात सुनते ही एलिसिया का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय वह अपने पिता के शब्दों से स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि फ्रांसिस टूर्नामेंट में पीटर के साथ जो कुछ भी कर रहा था उसे दूसरों की तरह कैसे स्वीकार कर सकता है। क्या मैं अकेली हूं जो सोचती हूं कि पीटर घोस्ट के क्रूर व्यवहार के लायक नहीं है? एलिसिया ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन वह जीवित था, है न? फ्रांसिस ने एलिसिया से ठंडे स्वर में पूछा। अगर तुमने उस मामले को अकेला छोड़ दिया होता तो वह अब तक जिंदा होता। हो सकता है कि डार्क लॉर्ड ने उसे मार दिया हो, लेकिन तुम भी डार्क लॉर्ड जितनी ही जिम्मेदार हो। एलिसिया को यकीन नहीं हुआ कि उसने अपने पिता से ये शब्द सुने। नॉरविन ने भी फ्रांसिस से ऐसे ठंडे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। एलिसिया के साथ फ्रांसिस के व्यवहार को देखते हुए बुजुर्गों ने अपनी बात कहने की हिम्मत की। जल्द ही बड़े करीने से कंघी किए हुए सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला खड़ी हो गई। क्या नूह विंस्टन को पता है कि तुम उसके पीछे गई थी? बूढ़ी औरत ने पूछा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, नॉरविन ने कहा। मैं असहमत हूँ। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वह शायद एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे परिवार को डार्क लॉर्ड से बचा सकता है। क्या ये सच है कि डार्क लॉर्ड ने कहा था कि जब तक वह बेलेफोर्ट है तब तक वे असमय मृत्यु को प्राप्त होंगे? नॉरविन चौंक गया। बूढ़ी महिला ने डार्क लॉर्ड के शब्दों को ऐसे बोला जैसे वह वहां मौजूद हो। तुम्हें कैसे पता चला? एलिसिया ने ठंडे स्वर में महिला से पूछा। तो ये सच है। बूढ़ी महिला गिर पड़ी और बुजुर्ग सदमे में हौंकने लगे। यह कोई और नहीं बल्कि माइकल था जिसने सैडी के माध्यम से आइसफेयर में अफवाहें फैलाईं। वह चाहता था कि बेलेफोर्ड परिवार के कुछ महत्वपूर्ण बुजुर्गों को एलिसिया के बताने से पहले ही पता चल जाए कि क्या हुआ था। फिर भी बुजुर्ग एलिसिया के मुंह से ये सुनकर चौंक गए। बुजुर्ग यह महसूस करने के बाद ठीक से सोच भी नहीं पाए कि वे आधिकारिक तौर पर डार्क लॉर्ड की हत्या सूची में थे। आप हर चीज़ के लिए उसे दोष नहीं दे सकते। वह पीटर की बहन थी, भगवान के लिए। अगर आपके बेटे, बेटी या भाई के साथ भी ऐसा ही होता तो आप चुप रहते और कुछ नहीं करते? नॉरविन ने बुजुर्गों से सवाल किया। एक और बुजुर्ग खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि टूर्नामेंट के बाद हम क्या करते, लेकिन हम घोस्ट के साथ खिलवाड़ करने से जरूर बचते, क्योंकि हमें पता था कि वह एक भयानक डार्क लॉर्ड है। उसने अमर लोगों का वध किया और सचमुच इथलिन को दुनिया के चेहरे से मिटा दिया। और जब उसने पीटर को मारा तो स्काईहॉल कहाँ था? ग्रेट 8 कुलों को डार्क लॉर्ड को बलिदान देने के लिए मोहरों की जरूरत है। वे अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। एक और बुजुर्ग ने अपनी चिंता व्यक्त की। तुमने जो किया उसके कारण हम खत्म हो सकते हैं। उसने अमर लोगों का वध किया। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं? उसे यहाँ अकेले आने की जरूरत नहीं थी। उनका कोई भी सेनापति हमें जलाकर राख कर सकता है। एक एक करके सभी बुजुर्ग उठ खड़े हुए और अपनी आवाज़ बुलंद की। फ्रांसिस कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि अपनी बेटी को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराते हुए देख सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि बुजुर्ग सही थे। एलिसिया के पास खुद का बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह गहराई से जानती थी कि उसके किए की वजह से उसका पूरा परिवार खतरे में है। उस समय नॉरविन स्काईहॉल से किसी से भी ज्यादा नफरत करता था। उन्होंने एलिसिया को इस योजना में शामिल किया और पीटर को बचाने के लिए कभी नहीं आए। वह केवल कल्पना कर सकता था कि मुट्राड और उसके आदमियों के साथ क्या हुआ होगा। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। एलिसिया अपने घुटनों पर गिर गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। नॉरविन ने फ्रांसिस को अपने सिंहासन से उठते देखा। उसे उम्मीद थी कि एलिसिया की मां यहाँ होगी। दुर्भाग्य से बेचारी महिला अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी थी। पीटर के घर में खून के धब्बे और लाशें देखते ही वह बेहोश हो गई। वह अभी भी चिकित्सकों की देखरेख में थी। एलिसिया, मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराता। तुमने वही किया जो कोई भी प्यारी बहन करती।
मुझे पता है कि तुम पीटर का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसी समय तुमने हमारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। तुम हमारी पीठ पीछे गई और पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। तुमने अपने गुस्से को अपने दिमाग पर हावी होने दिया। फ्रांसिस ने आह भरी। एलिसिया की आंखों में देखते हुए वह ये शब्द नहीं बोल सका, लेकिन उसे अपने परिवार की खातिर ऐसा करना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि यह डार्क लॉर्ड के गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी होगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना भाई खो दिया है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। इसे और परिवार के लिए आपके योगदान को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बेलेफोर्ड परिवार से निर्वासित करता हूँ। एलिसिया की आंखों से आंसू बह निकले। फ्रांसिस के शब्दों से नॉरविन चौंक गया, लेकिन फ्रांसिस की सज़ा से बुजुर्ग राहत महसूस कर रहे थे और संतुष्ट थे। किसी भी बुजुर्ग को एलिसिया के लिए मौत की सज़ा की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे एलिसिया को परिवार से निकालने से काफ़ी संतुष्ट थे। अब से तुम बेलेफोर्ड नहीं हो और मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस नाम का उपयोग करने से रोकता हूँ। फ्रांसिस की आंखों से आंसू की बूंद निकल गई। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। एलिसिया के निर्वासन के साथ उसका वंश समाप्त हो गया। चलो बस उम्मीद करते हैं कि डार्क लॉर्ड के लिए यह पर्याप्त होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। नॉरविन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह सभी को मुक्का मारकर मार डालना चाहता था, हालांकि वह अपने गुस्से को दबाने में कामयाब रहा। नॉरविन आखिरी चीज़ जो चाहता था वह एलिसिया के लिए हालात को और ख़राब करना था। अचानक छत से प्रकाश की एक तेज किरण निकली और एलिसिया के ठीक बगल में आकर गिरी। तेज रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रकाश की किरण के फीके पड़ने के बाद उन्होंने एलिसिया के बगल में नूह विंस्टन को खड़ा देखा। नूह, नॉरविन चिल्लाया। नूह को देखकर वह कभी इतना खुश नहीं हुआ था। नूह के आने से ही नॉरविन ने राहत की सांस ली। नूह ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन एलिसिया को कंधों से पकड़कर खड़ा कर दिया। उसने उसके चेहरे पर से आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराया। मुझे इसका ख्याल रखने दो, नूह ने कहा। उसने एलिसिया से नज़र हटाकर फ्रांसिस की ओर देखा। क्या महान बेलेफोर्ड परिवार की यही हालत हो गई है? आप अपने बेटे की मौत के लिए न्याय मांगने के बजाय अपनी बेटी को निर्वासित करना पसंद करेंगे। नूह शांत था, लेकिन उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। अगर नूह सिर्फ एक अभिभावक होता तो फ्रांसिस और बुजुर्ग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, लेकिन वह एक सर्वोच्च अभिभावक था, अभिभावक गिल्ड का नेता। इसलिए उन्होंने नूह का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपना बेटा खो दिया है, मैं अपना परिवार भी नहीं खोऊंगा, फ्रांसिस ने कहा। आप जो कुछ भी कहेंगे वह मेरे फैसले को रद्द नहीं करेगा। वह अब बेलेफोर्ड नहीं है। फ्रांसिस ने भारी मन से ये शब्द कहे। उसे बड़ों के सामने मजबूत दिखना था। वह कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि यह फैसला लेना कितना दर्दनाक था। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल को दबा रहा है। वह अब बेलेफोर्ड नहीं रहेगी, नूह ने एलिसिया का हाथ उठाते हुए कहा। क्योंकि वह विंस्टन है। उनकी निगाहों के सामने नूह ने उसकी उंगली में एक अंगूठी पहनाई। ये सगाई की अंगूठी नहीं थी, बल्कि विंस्टन परिवार की विरासत थी। सफ़ेद अंगूठी उनके बीच विवाह के बंधन का प्रतीक थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नूह एलिसिया से वहीं शादी कर लेगा। माइकल को भी नूह के इस साहसिक कदम की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि नूह क्रोधित हो जाएगा और एलिसिया पर अपना गुस्सा निकालेगा, जिससे उनका रिश्ता टूट जाएगा। इसके बजाय इसने नूह और एलिसिया को करीब ला दिया। एलिसिया और नॉरविन भी दंग रह गए। एलिसिया बिना पलक झपकाए बस नूह को देखती रही। अगर घोस्ट उसे चोट पहुंचाना चाहता है, उसे मेरे बीच से होकर गुजरना होगा। नूह ने एलिसिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। अपने रास्ते में उसने अपनी उंगली उठाई, जैसे कि एक प्रकाश किरण छत की ओर जा रही हो। फ्रांसिस ने छत से एक छोटी सी वस्तु को नीचे गिरते देखा। ये जल्द ही विस्मृति में विस्फोट हो गया। सभी को एहसास हुआ कि डार्क लॉर्ड इस समय उन्हें देख रहा था। बस यह विचार ही उनके दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। नूह ने स्पाइडर को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और बिना पीछे मुड़े हॉल से बाहर निकल गया। बुजुर्ग अभी भी सदमे में थे। फ्रांसिस का दिमाग खाली था। उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने शादी करते देखा। सब कुछ इतना अचानक हुआ। उसने एलिसिया की शादी को आइस फेयर के इतिहास की सबसे भव्य घटना के रूप में करने का सपना देखा था, लेकिन देवताओं के पास कुछ और ही योजना थी। इस बीच माइकल एक खाली दर्पण को देख रहा था। माइकल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नूह ने वास्तव में अपने स्पाइडर को ढूंढ लिया है। उसे लगा कि नूह की ईश्वरीय शक्तियां धीरे धीरे विकसित हो रही थीं। बेशक शक्ति या ईश्वर के स्तर के मामले में नूह माइकल के करीब भी नहीं था। यह अप्रत्याशित था, माइकल ने कहा। मैं उसे समझ नहीं पाया। उसने हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत काम किया, अयाग ने कहा। जीवन आश्चर्यों से भरा है, हो, माइकल मुस्कुराया। माना कि नूह ने जो किया उससे वह हैरान था, लेकिन इससे माइकल की योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एलिसिया जितनी देर नूह के साथ रहेगी, उसे उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि माइकल नूह की प्रशंसा करता है कि वह अपनी महिला के साथ तब भी खड़ा रहा जब वह गलत थी।
कम से कम उन दोनों में यह समानता तो थी। मेरे प्रभु, अज़ाज़ेल ने कमरे में प्रवेश किया। भगवान एलिडर बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, अज़ाज़ेल ने कहा। सब कुछ तैयार है? माइकल ने पूछा। सब कुछ तैयार है मेरे प्रभु। माइकल ने गहरी सांस ली। चूंकि उसे एल्वेन रून मिल गया था, इसलिए 6 स्टार अल्केमिस्ट स्तर तक पहुंचने का समय आ गया था। माइकल द्वारा खुद को डार्क लॉर्ड के रूप में प्रकट करने के बाद सनराइज संप्रदाय को कुलीनों और गार्जियन गिल्ड से कई बदनामी का सामना करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों ने संप्रदाय को अलग थलग करने और इसके पतन का कारण बनने के लिए इसका इस्तेमाल एक बहाने के रूप में किया। नूह द्वारा सर्वोच्च संरक्षक की गद्दी संभालने के बाद उसने सनराइज संप्रदाय पर एक व्यापक जांच शुरू की और पाया कि डार्क लॉर्ड का संप्रदाय से कोई और संबंध नहीं था। एक व्यक्ति के रूप में नूह जानता था कि घोस्ट ने वास्तव में संप्रदाय को विकसित होने में मदद की। सिर्फ इसलिए कि वह डार्क लॉर्ड था, नूह घोस्ट द्वारा सनराइज संप्रदाय और रिवर टाउन के लिए किए गए सभी अच्छे कामों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। सनराइज संप्रदाय के नेतृत्व में रिवर टाउन एलोन महाद्वीप के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। शहर छोटा हो सकता है, लेकिन इसने उन्हें समृद्ध होने से नहीं रोका। नूह की जांच के बाद सनराइज संप्रदाय को मुक्ति मिली। शिष्यों ने संप्रदाय में शामिल होना फिर से शुरू कर दिया। बाकी संप्रदायों की तुलना में सनराइज संप्रदाय में सबसे अधिक सफलता दर थी। महाद्वीप के सबसे बड़े हर्बल गार्डन और संप्रदाय के प्रतिभाशाली कीमियागरों की बदौलत उन्होंने शक्तिशाली औषधि और गोलियां परिष्कृत कीं। माइकल के संप्रदाय छोड़ने के बाद भी उन्होंने शिष्यों को मुफ्त में गोलियां और औषधियां देने की परंपरा जारी रखी। चूंकि डार्क लॉर्ड खुद एक पूर्व शिष्य थे, इसलिए किसी ने भी संप्रदाय में किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। बाहरी दुनिया के लिए सनराइज संप्रदाय का डार्क लॉर्ड से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वास्तव में संप्रदाय में कोई व्यक्ति अभी भी डार्क लॉर्ड के संपर्क में था। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर एला थी। उसके अधिग्रहण की होड़ में सनराइज संप्रदाय ने 30 से अधिक संप्रदायों पर कब्जा कर लिया था और महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय बन गया था। हाल ही में एला ओज महाद्वीप तक अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की कोशिश कर रही थी। शांतिपूर्ण संप्रदाय के ऊपर का आकाश सितारों से अटा पड़ा था। रात का समय दिन के किसी भी अन्य समय की तरह सुंदरता लेकर आता था। पहाड़ों में गूंजने वाली एकमात्र आवाज़ पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सीटी थी और बीच बीच में यहाँ वहाँ कभी कभार क्रिकेट की चहचहाहट होती थी। दिन के समय संप्रदाय के मैदान शिष्यों और कर्मचारियों से गुलजार रहते थे। हालांकि रात का समय दिन के समय के बिल्कुल विपरीत था। शिष्य अपने कमरों के अंदर साधना और ध्यान कर रहे थे, जबकि बाहरी लोगों को बड़ों की अनुमति के बिना संप्रदाय के मैदान में प्रवेश करने की मनाही थी। संप्रदाय इतना शांत हो गया कि रात के इस विशेष सौंदर्य को देखते हुए पूरी तरह से आराम न करना मुश्किल था। आकाश कालेपन से ढका हुआ था और लाखों सितारों से भरा हुआ था। नीला चांद आसमान में चमक रहा था, अपनी चमकती नीली रोशनी से ज़ैड पर्वत को नहला रहा था। इस तारों भरे आसमान के नीचे एक आकृति एक अकेले पहाड़ के ऊपर चल रही थी जहां डार्क लॉर्ड ध्यान किया करते थे। इस पर्वत शिखर से कोई भी पूरे संप्रदाय और नदी के किनारे बसे शहर को देख सकता था। ये पर्वत शिष्यों के लिए प्रतिबंधित था, क्योंकि गार्जियन का मानना था कि डार्क लॉर्ड की आभा अभी भी आसपास हो सकती है और शिष्यों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये सब बकवास था। फिर भी केवल बुजुर्गों और संप्रदाय की नेता क्लेयर को ही इस विशेष पर्वत तक पहुंचने की अनुमति थी। मुझे आपकी मदद चाहिए, आकृति ने धीरे से कहा। उसकी रेशमी चिकनी त्वचा लगभग चमकदार चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। हवा उसके पास से बह रही थी, जिससे उसके आकर्षक सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। क्लेयर उस चटाई पर बैठी थी जिस पर डार्क लॉर्ड ध्यान किया करते थे। उसके लिए डार्क लॉर्ड उसके छोटे भाई की तरह था। दुनिया उसके बारे में चाहे जो भी कहे, वह दुनिया पर भरोसा करने से बेहतर जानती थी। यहाँ से दुनिया को देखते हुए उसकी आंखों से बिना किसी नियंत्रण के आंसू बह निकले। उसे इस जगह पर एक अजीब तरह की सुरक्षा का एहसास हुआ। आप जानते हैं, मेरे दादाजी लापता हो गए थे, क्लेयर ने आकाश से कहा। उम्मीद है कि यह किसी तरह डार्क लॉर्ड तक पहुंच जाएगा। क्रिस्टोफर को लापता हुए 3 सप्ताह हो चुके थे। घोस्ट ने खुद को दुनिया के सामने डार्क लॉर्ड के रूप में प्रकट करने से पहले क्रिस्टोफर के अभिशाप को तोड़ दिया। क्लेयर अपने जीवन में कभी भी इतनी खुश नहीं थी। उसने अपने दादाजी को दर्द में कराहने के बिना आखिरकार सोते हुए देखा। हालांकि उनके शिष्यों में से एक डार्क लॉर्ड निकला, क्लेयर और संप्रदाय के लिए सब कुछ अपेक्षाकृत ठीक रहा। हालांकि ये तब तक ही था जब तक क्रिस्टोफर ने क्लेयर की मां अलाशा मोटेरो को बचाने के बारे में चर्चा शुरू नहीं की। उसे लगभग 3 दशकों तक मोटेरो परिवार ने बंदी बनाकर रखा था। मोटेरो परिवार नेलनाथिर साम्राज्य में रहता था। यह अवोर महाद्वीप के 3 एल्वेन साम्राज्यों में से एक था। अन्य 2 के विपरीत नेलनाथिर अन्य जातियों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण था। बेशक वे दोस्ताना और स्वागत करने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से अधिकांश एल्व्स दूसरी जातियों को एक पल में मार देते थे। माइकल ने मेजलोथ में जितने भी नस्लवादी कल्पित बौने देखे, उनमें से ज्यादातर नेलनाथिर से थे।
इसलिए वे अलाशा और उसके मानव पति का शिकार करने के लिए इस हद तक चले गए। सौभाग्य से क्लेयर के लिए उसे 11 विशेषताओं के बजाय मानवीय विशेषताएं विरासत में मिलीं। अन्यथा वह किसी दूसरी जेल में पहुंच जाती। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन मैं किससे मजाक कर रही हूँ? मुझे पता है कि वह कहाँ गया। मैं वहाँ जाने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे डर है कि घोस्ट, क्लेयर ने रोते हुए कहा। सभी ने उसे गार्जियन गिल्ड में जाने की सलाह दी, लेकिन क्लेयर जानती थी कि वे क्लेयर की मदद करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। गार्जियन गिल्ड में हर कोई डार्क लॉर्ड की वजह से सनराइज संप्रदाय और क्लेयर से नफरत करता था। नूह द्वारा ये साबित करने के बाद भी कि संप्रदाय का अब डार्क लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, वह अभिभावकों के मन से नफरत को मिटा नहीं सका। वह कल्पित बौनों से लड़ने के करीब भी नहीं थी। काम के अत्यधिक बोझ और अपनी मां के ख्याल के कारण क्लेयर की साधना धीमी हो गई। वह लगभग 1 साल तक आत्माशोधन चरण स्तर 10 पर अटकी रही। उसके दिमाग में बहुत सी बातें थीं जो उसकी साधना में बाधा उत्पन्न कर रही थीं। चूंकि वह संप्रदाय की नेता थी, इसलिए वह कमज़ोर और असुरक्षित नहीं दिख सकती थी। फिर भी वह अंदर से एक छोटी बच्ची की तरह डरी हुई थी। वह पहले ही एक बार अपने दादा को खो चुकी थी। उसे नहीं लगता था कि वह उसे फिर से खो सकती है। हर बार जब वह असहाय महसूस करती थी, तो घोस्ट हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। उसे उम्मीद थी कि वह एक बार फिर उसके सामने आएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, डार्क लॉर्ड से प्रार्थना करने लगी। डार्क लॉर्ड की पूजा करना कुछ राज्यों में मौत की सज़ा वाला अपराध था। गार्जियन गिल्ड ने यह सज़ा दी, लेकिन नूह ने उसे नष्ट कर दिया। उपासकों को मारने के बजाय नूह ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि वे डार्क लॉर्ड से प्रार्थना क्यों कर रहे थे। बेशक एंड्रियास नूह से पूरी तरह असहमत था और उसने उसे सलाह दी कि डार्क लॉर्ड की सेना में शामिल होने से पहले उपासकों को मार दिया जाए। दुर्भाग्य से नूह और एंड्रियास दोनों सही थे। उनमें से कुछ डार्क लॉर्ड की सेना में शामिल हो गए, लेकिन नूह द्वारा पकड़े गए कई लोगों ने डार्क लॉर्ड की पूजा करना छोड़ दिया और गिल्ड की थोड़ी मदद से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। गार्जियन गिल्ड को पता नहीं था कि डार्क लॉर्ड के लोगों के बीच उसके अधीनस्थ थे। जब भी कोई डार्क लॉर्ड के लिए प्रार्थना करता, तो उसकी प्रार्थनाएं वफादारी के बदले में सुनी जातीं। कृपया मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। वे कहते हैं कि आप एक भगवान हैं। एक भगवान को प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहिए। आपने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। कृपया इसे एक बार और करें। क्लेयर ने अपने हाथों को आपस में समेटा और डार्क लॉर्ड के लिए प्रार्थना की। क्लेयर के पास से हवा का एक हल्का झोंका आया। उसने अपने आसपास सूखे पत्तों की सरसराहट सुनी। फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने पूरी तरह से अपनी प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। कुछ मिनटों के लिए उसके पास एकमात्र साथी मौन था। थोड़ी देर बाद उसे समय का पता ही नहीं चला। जब वह प्रार्थना में डूबी हुई थी, तो एक और हल्का झोंका उसके पास से गुजरा। उसे आश्चर्य हुआ। हवा का झोंका उसके चेहरे पर इस तरह से लगा जैसे वह उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हो। क्लेयर के गर्दन के बाल खड़े हो गए जब उसने पीछे से आवाज़ सुनी। एक पल के लिए क्लेयर को लगा कि उसका दिमाग खेल खेल रहा है। क्या तुमने मुझे बुलाया? क्लेयर ने स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनी। ये निस्संदेह घोस्ट की थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जब वह पलटी, तो उसने देखा कि घोस्ट उसके सामने खड़ा है। उसे यह एक सपने जैसा लगा। वह एक ही समय में रोई और मुस्कुराई। बिना कुछ सोचे वह घोस्ट की ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हर कोई उसके बारे में क्या कहता है या अगर कोई उन्हें साथ देखेगा तो क्या सोचेगा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वह कितनी मजबूत है, उसने अपने चारों ओर जो दीवार खड़ी की थी, वह माइकल के सामने ढह गई। उसके सामने वह बस एक कमज़ोर लड़की थी जिसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? मैं हमेशा तुम्हारी कॉल का जवाब दूंगा, माइकल ने कहा। जब वह रो रही थी, तो उसने उसे धीरे से पीठ दिखाई। हाँ, क्लेयर ने कहा। क्लेयर को आखिरकार उसे जाने देने में कुछ मिनट लगे। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराया। रो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। माइकल ने उसका हाथ थाम लिया और उसे पहाड़ के किनारे ले गया। वह किनारे पर बैठ गया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। क्या हुआ? माइकल ने क्लेयर से पूछा, जैसे कि उसे नहीं पता कि उसने उसके लिए प्रार्थना क्यों की। असल में सैडी को मोल्टेरो परिवार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का काम सौंपा गया था। भले ही माइकल का जासूसी नेटवर्क अभी शुरुआती दौर में था, लेकिन वह सिल्वर मून लड़कियों के जरिए लगभग कुछ भी जान सकता था। सैडी ने पहले ही नीलनाथिर को एक एल्फ भेज दिया था। माइकल क्लेयर की मां को बचाने से पहले सब कुछ जानना चाहता था। वह भले ही डार्क लॉर्ड हो, लेकिन वह अपने आसपास के सभी लोगों की परवाह करता था। चूंकि नीलनाथिर के एल्फ नस्लवादी बदमाशों का एक समूह थे, इसलिए उन्हें डार्क लॉर्ड जैसा व्यवहार देना सिर्फ एक बोनस था। क्लेयर ने माइकल को अपने दादा के लापता होने के बारे में सब कुछ बताया।
उसने धैर्यपूर्वक क्लेयर की कहानी सुनी और उस पर दया की। एल्फ ने वास्तव में उसकी जिंदगी खराब कर दी। क्लेयर के अपनी कहानी खत्म करने के बाद कहानी के अंत में माइकल ने उसका हाथ दबाया। अगर तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, माइकल ने कहा। उसे होना ही था, क्लेयर की आवाज़ लड़खड़ा गई। माइकल कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता था। एक निश्चित संभावना थी कि क्लेयर की माँ मर चुकी थी, यहाँ तक कि वह भी मृतकों को वापस जीवित नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर वह जीवित थी तो उसे बचाने और क्लेयर के साथ फिर से मिलाने से कोई नहीं रोक सकता था। सनराइज संप्रदाय को छोड़ने के बाद माइकल डार्क ओशन में वापस आ गया। उसने क्लेयर के साथ लगभग 2 घंटे बिताए। पहले तो उन्होंने सिर्फ अलाशा और मोटेरो परिवार के बारे में बात की। फिर उनका विषय संप्रदाय, निजी जीवन और यहाँ तक कि विवाह की ओर मुड़ गया। माइकल को आश्चर्य हुआ जब क्लेयर ने उसे सब कुछ पीछे छोड़कर डार्क ओशन में आने के लिए कहा। हालांकि माइकल ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय माइकल चाहता था कि वह हेलोन में रहे और सनराइज संप्रदाय को समृद्धि की ओर ले जाए। सनराइज संप्रदाय और रिवरटाउन ऐसी चीजें थीं जिन पर उसे बहुत गर्व था। जब 8 महान कुलों और स्काईहॉल के साथ युद्ध समाप्त हो गया तो उसने रिवरटाउन में बसने की भी योजना बनाई। इसलिए वह चाहता था कि क्लेयर तब तक शासन करती रहे जब तक कि यह खत्म न हो जाए। वह झरने के ठीक ऊपर दिखाई दिया जहां उसकी मुलाकात एलिडर से हुई। मेरे प्रभु, एलिडर ने सम्मान दिखाने के लिए अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया। एलिडर के चारों ओर की जमीन अंधेरे में चमक रही थी। डार्क लॉर्ड के आने से पहले एलिडर ने डार्क लॉर्ड को एल्वेन रून को अवशोषित करने देने के लिए ये सरनी बनाई। चूंकि यह एक साधारण सरनी थी इसलिए एलिडर ने इसे कुछ ही मिनटों में बनाया। जब डार्क लॉर्ड प्रकट हुए तो वे सरनी के केंद्र में खड़े हो गए। कृपया केंद्र में आएं, मेरे स्वामी, एलिडर ने माइकल को सरनी में कदम रखने का इशारा किया। केंद्र में पहुंचने पर माइकल ने देखा कि सरनी में रून अधिक चमक रहे थे। उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। उसने एल्वेन रून के साथ उत्कीर्ण स्वर्ण प्लेट निकाली। माइकल के हाथ में एल्वेन रून दिखाई देते ही सरनी टिमटिमा उठी। एल्वेन रून ने लाल लाल प्रकाश उत्सर्जित करके सरनी का जवाब दिया। माइकल के हाथ में सुनहरी प्लेट के हिलने के साथ ही दोनों लाइटें और अधिक चमकने लगीं। रून पर ध्यान केंद्रित करें और इसे अवशोषित करने का प्रयास करें, मेरे स्वामी, एलिडर ने माइकल को निर्देश दिया। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। सबसे पहले माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने रून से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। रून पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे रून के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा। गर्म ऊर्जा ने उसे झकझोर दिया। एलिडर ने लाल रून को धीरे धीरे डार्क लॉर्ड की ओर तैरते हुए देखा। इंच दर इंच ये डार्क लॉर्ड के माथे के करीब पहुंच गया। कुछ सेकंड बाद रून डार्क लॉर्ड के सिर में गायब हो गया। माइकल को अपनी रीढ़ की हड्डी से बिजली का एक बोल्ट दौड़ता हुआ महसूस हुआ। होस्ट ने एल्वेन रून को अवशोषित कर लिया है। फायर मास्टरी 10% बढ़ गई है। वर्तमान फायर मास्टरी 40% है। होस्ट ने 6 स्टार अल्केमिस्ट बनने के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। क्या होस्ट 6 स्टार कीमियागर स्तर पर अपग्रेड करना चाहता है? माइकल ने देखा कि उसका विशन सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया है। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद वह 6 स्टार कीमियागर स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। हाँ, माइकल ने सिस्टम को अपनी कीमिया कौशल को अपग्रेड करने के लिए कहा। हमेशा की तरह उसे अपने मस्तिष्क में तीव्र दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से दर्द केवल कुछ सेकंड तक ही रहा। 6 स्टार कीमियागर बनने के लिए होस्ट को बधाई। होस्ट अब 100% शुद्धता के साथ गोलियां और औषधियां परिष्कृत कर सकता है, सिस्टम ने कहा। माइकल के चारों ओर की सरनी धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थी। माइकल ने अपना हाथ उठाया, अपनी कीमिया की लपटों को जगाया। पहले के विपरीत माइकल की हथेली के ऊपर पन्ना हरी लपटों के बजाय बैंगनी लपटें दिखाई दीं। ये लौ अधिक गर्म और चमकीली जल रही थी। माना कि यह डार्क लपटों के करीब नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पन्ना हरी लपटों की तुलना में कई गुना अधिक गर्म और शक्तिशाली थी। अब आप एक 6 स्टार कीमियागर हैं, मेरे प्रभु, एलिडर ने कहा। वह डार्क लॉर्ड की प्रतिभा की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन एलिडर को कभी कोई ईर्ष्या नहीं हुई। वह जानता था कि डार्क लॉर्ड के पास जो कुछ भी है उसके पीछे एक संघर्ष और कड़ी मेहनत है। उसने एल्वेन रून पाने के लिए जेनरिक परिवार में एल्मर होने का नाटक करते हुए 1 साल बिताया। उसकी शक्ति और संसाधनों के साथ कई लोग इस तरह के संघर्ष से नहीं गुजरेंगे। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने सिस्टम स्टोर से कई सामग्री निकाली। अब जब वह 6 स्टार कीमियागर स्तर पर पहुंच गया था तो माइकल ने एक ऐसी औषधि बनाने का फैसला किया जो उसके दिमाग में इतने लंबे समय से थी। एलिडर की जिज्ञासु निगाहों के नीचे माइकल ने सामग्री को बैंगनी लौ में फेंक दिया। 100% शुद्धता के साथ औषधि बनाने के लिए माइकल को या तो एक पौराणिक कड़ाही या 100% अग्नि गुरु की आवश्यकता थी।
चूंकि उसके पास दोनों में से कोई भी नहीं था, इसलिए वह केवल 97% शुद्ध गोलियों और औषधियों की उम्मीद कर सकता था। जहां तक माइकल का सवाल है, सिस्टम से एक कड़ाही खरीदना बदमाश अंकों की बर्बादी थी। इसके बजाय उसने इसे स्थानीय स्तर पर खरीदने का विकल्प चुना। सोने के सिक्के बदमाश अंकों की तुलना में बहुत सस्ते और आसानी से मिल जाते थे। एक एक करके सामग्री रंगीन सार के गोले में पिघल गई। सार के ये मोती धीरे धीरे विलीन हो गए, जिससे एक गहरे भूरे रंग का गोला बन गया। जल्द ही बैंगनी लपटें फीकी पड़ गईं क्योंकि भूरे रंग का तरल कांच की शीशी में उड़ गया। यह क्या है मेरे प्रभु? एलिडिर ने पूछा। माइकल के हाथों में औषधि की चिंगारी निकली। औषधि से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े होने के बावजूद एलिडिर औषधि से ऊर्जा विकिरण को महसूस करने में सक्षम था। उसकी जिज्ञासा ने उसे 1 सेकंड बर्बाद किए बिना डार्क लॉर्ड से पूछने के लिए प्रेरित किया। आप जल्द ही देखेंगे, माइकल ने आश्चर्य को तोड़े बिना कहा। 1 घंटे बाद माइकल आखिरकार अपने कमरे में वापस आ गया। नाइटमेयर और वेदोरा उसके कमरे में कहीं नहीं मिले। वे दोनों समय बिताने के लिए पहाड़ के चारों ओर उड़ते चले गए। कैन को इधर उधर उड़ते हुए अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं था, लेकिन सबा और अयाग ने उसे मात दे दी। चूंकि वे कमरे में नहीं थे, इसलिए माइकल को उम्मीद थी कि वह गया के साथ कुछ समय अकेले बिता पाएगा। मेरी खूबसूरत मंगेतर कहाँ है? माइकल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया, लेकिन जब उसने देखा कि गया उनके बिस्तर पर सैकड़ों स्क्रॉल के साथ बैठी है, तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वह अभी भी अपने काले पजामे में थी। उसने माइकल को कमरे में प्रवेश करते हुए भी नहीं देखा। उसने बस अपने सिर के पिछले हिस्से को कलम से खुजलाया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? माइकल ने पूछा। उसने अपना कवच उतार दिया और उसे कवच स्टैंड पर रख दिया। उसने सिस्टम को स्वेटपैंट और एक काली टैंक टॉप से लैस करने की इच्छा जताई। उसने धीरे से स्क्रॉल को एक तरफ किया और उसके पीछे बैठ गया। प्यार से उसने उसे पीछे से गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? माइकल ने पूछा। हमारे ऑर्डर की वित्तीय स्थिति। हम मुश्किल में हैं, माइकल, गया ने गंभीर स्वर में कहा। हमें गिसेल पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अधिक आय उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जितना अधिक हम गिसेल से लेते हैं, उतना ही अधिक आकर्षण हम दुनिया से प्राप्त करते हैं, गया ने आह भरी। उसकी आंखों में भाव देखकर माइकल को एहसास हुआ कि वे वास्तव में गले तक गहरे संकट में थे। ईमानदारी से कहूं तो माइकल ने कभी भी वित्तीय मामलों में दखल नहीं दिया था। उसने गया को इसे संभालने दिया क्योंकि उसे उससे अधिक प्रबंधन का अनुभव था। हमारे पास लूटने के लिए समुद्री डाकू खत्म हो रहे हैं। वे लड़ने के बजाय हमारे साथ मिल रहे हैं। इसलिए हर दिन हमें खिलाने और भुगतान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस दर से हम कुछ महीनों में दिवालिया हो जाएंगे। बहुत बुरा है। गया ने सिर हिलाया। चलो बस उम्मीद करते हैं कि कृपान और उसकी पार्टी विश्वासघाती समुद्र से कुछ खजाने लेकर लौट आए। इससे कुछ भी हल नहीं होगा, लेकिन एज तक हमारी स्थिति अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। अचानक गया चिल्लाया। क्या बकवास है? गया गुस्से से पलटा। हमारी बातचीत के किस हिस्से ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि ओह, मुझे उसकी कमर पर चुटकी काटनी चाहिए? वह हिस्सा जहां तुम इतनी सुंदर और प्यारी हो। माइकल ने उसे गाल पर चूमा, उसे बिस्तर पर खींच लिया। उसने उसे बहुत कसकर गले लगाया। तुम बहुत परेशान करने वाली हो, गया ने हंसते हुए कहा। उसके तनाव और दबाव के बावजूद उसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह माइकल के ऊपर चढ़ गई और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे की खुशबू और गर्माहट को महसूस कर सकते थे। अंधेरे समुद्र में 6 सितारा कीमियागर कौन है? माइकल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। सच में? ये कब हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? गया ने पूछा और माइकल हंसा। मैंने बताया, तुम बस भूल गई। अरे, गया ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा। मैं चोर हूँ। गया ने माइकल के माथे पर चूमने से पहले उसकी नाक रगड़ी। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे सारी वित्तीय बातें तुम्हारे सिर पर नहीं डालनी चाहिए थीं। नेलनाथिर से लौटने के बाद मैं और अधिक आय उत्पन्न करने का कोई तरीका खोज लूंगा। नेलनाथिर? क्या वह एल्वेन साम्राज्य नस्लवादी गधों से भरा हुआ नहीं है? हाँ, माइकल ने ठहाका लगाया। हमें वहां जाने की क्या ज़रूरत है? गया ने पूछा। माइकल ने गहरी सांस ली और उसे वह सब कुछ बताना शुरू किया जो क्लेयर ने उसे बताया था। माइकल की बात सुनने के बाद गया को क्लेयर पर दया आ गई। मैं क्रिस्टोफर और अलाशा को लगभग भूल ही गया था। हमने उनसे वादा किया था कि हम क्लेयर को उसके परिवार से फिर से मिलाने में मदद करेंगे। हम कब जा रहे हैं? चूंकि गया ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए वह जानती थी कि क्लेयर कैसा महसूस कर रही होगी। इससे गया को उससे सहानुभूति हुई। इसके अलावा क्लेयर उसकी दोस्त थी, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब मैं अमर अवस्था में पहुंच जाऊंगी। जिस क्षण उसने माइकल के शब्द सुने, उसकी भौहें तन गईं। उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास है?
तुम अभी अभी आधे अमर हो गए हो। गया उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। नूह उसका प्रतिद्वंद्वी था, फिर भी वह अभी भी फ्यूजन अवस्था में अटका हुआ था। इस बीच माइकल ने आधे अमर स्तर 10 से अमर चरण स्तर 4 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव अंक जमा कर लिए। गया केवल कल्पना ही कर सकता था कि अमर अवस्था तक पहुंचने के बाद वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। उसकी साधना गति से ईर्ष्या न करना वास्तव में कठिन था। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं भगवान हूँ। माइकल ने कंधे उचका दिए। इस बार तुम्हारा स्वर्गीय क्लेश कितने दिनों तक चलेगा? गया ने पूछा। 10 दिन, माइकल ने कहा। सिस्टम के अनुसार उसका स्वर्गीय क्लेश 10 दिनों तक चलेगा और इसने माइकल को एक सुरक्षित स्थान खोजने या अंधेरे महासागर को सुरक्षित बनाने की सलाह दी। सौभाग्य से एलिडरी अंधेरे महासागर के चारों ओर बिजली के तूफान को उसके स्वर्गीय क्लेशों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक नई सरणी बनाने पर काम कर रहा था। माइकल को एक नई जगह खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंधेरा महासागर एकमात्र ऐसी जगह थी जहां अभिभावक आने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही उन्होंने कोशिश की हो, बिजली का तूफान और मौसम उनका ख्याल रखेगा। माइकल वही आदमी नहीं था जो वह 1 साल पहले था। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी। हर दिन उनकी संख्या और शक्ति बढ़ती गई। एकमात्र समस्या वर्तमान वित्तीय स्थिति थी। हालांकि माइकल के पास आय के नए स्रोत के लिए एक स्पष्ट विचार था, लेकिन उसके पास आवश्यक चीज़ों की कमी थी। क्या यहाँ क्लेश को ट्रिगर करना सुरक्षित है? पिछली बार मैं लगभग मर गया था। स्वर्गीय क्लेश और बिजली का तूफान एक अच्छी जोड़ी नहीं बनाते हैं। एलिडर इसका ख्याल रखेगा, माइकल ने कहा। मुत्रद के नरसंहार से बचने और डार्क लॉर्ड के साथ सौदा करने के कुछ दिनों बाद उसे सुप्रीम गार्जियन ने बुलाया। ये पहली बार था जब मुत्रद ने विंस्टन मैनर में कदम रखा था। परिसर में गश्त कर रहे गार्ड गर्व से भरे हुए थे और अपनी छाती फुलाकर चल रहे थे। चूंकि नॉर्विन मुत्रद के साथ था, इसलिए गार्ड ने उसे नहीं रोका। मुत्रद जमीन पर उतर गया। नूह बगीचे में इंतजार कर रहा है। इस तरफ नॉर्विन ने मुत्रद को अपने पीछे आने का इशारा किया। मुत्रद की दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ गई। वह डार्क लॉर्ड का जासूस था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नूह के घर में बेचैनी महसूस हुई। उसे 2 देवताओं के बीच फंसने से नफरत थी। कम से कम नूह डार्क लॉर्ड जितना क्रूर और निर्दयी नहीं था। मुत्रद को अभी भी याद है जब एंड्रियास ने खुद को प्रकट किया और पूरी दुनिया को बताया कि नूह प्रकाश का देवता है। उस पल नूह डार्क लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई का पोस्टर चाइल्ड बन गया। लेकिन डार्क लॉर्ड का डर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। डर ने नूह के शासन और शक्ति को कमजोर कर दिया। इसके अलावा नूह के कारनामे डार्क लॉर्ड के कारनामों के कहीं भी करीब नहीं थे। मुत्रद धीरे धीरे नॉरविन के पीछे बगीचे में चला गया। वे मनो के अंदर से नहीं बल्कि उसके चारों ओर चले। जैसे ही वह बीच में एक तालाब के साथ एक सुंदर बगीचे में कदम रखता है, उसने देखा कि नूह की माँ एक बेंच पर बैठी है और पक्षियों को खाना खिला रही है। माँ, नॉरविन मुस्कुराया जब उसने अपनी नज़र उनकी ओर घुमाई। आप देर से आए हैं, डायना ने कहा। क्षमा करें, नॉरविन ने अपने सिर के पीछे खरोंच की। उसने मुत्रद की ओर देखा। ये कौन है? आपसे मिलकर खुशी हुई, लेडी डायना। मैं मुत्रद हूँ। मुत्रद ने धीरे से सिर झुकाया। एक पल के लिए नॉरविन कसम खा सकता था कि उसने डायना की आंखों में गुस्से की झलक देखी थी। लेकिन जल्द ही जब वह मुस्कुराई तो गुस्सा गायब हो गया। आप हाउस हेलिड की प्रतिनिधि होंगी? हाँ, मुत्रद ने सिर हिलाया। उसे इस महिला के बारे में कुछ अजीब लगा। वह कोमल दिख रही थी, फिर भी उसके बारे में कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने अपने संदेहों को किनारे कर दिया। डार्क लॉर्ड से मिलने के बाद उसे हर किसी पर संदेह हुआ। यहाँ रुको, मैं नूह को भेजती हूँ। डायना जल्दी से बगीचे से चली गई। चूंकि मुत्रद को डार्क लॉर्ड को पकड़ने का काम सौंपा गया था, इसलिए वह हैरियट की हिट लिस्ट में शामिल हो गया। मुत्रद अभी भी जीवित थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माइकल पर और अधिक दबाव पड़े। अगर उसने मुत्रद को मार दिया तो सीफोक माइकल से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। डायना आखिरी चीज जो नहीं चाहती थी वह उसके बेटे के लिए और अधिक परेशानी थी। डायना के जाने के बाद मुत्रद नॉरविन के साथ बेंच पर बैठ गया। तुम ठीक हो? नॉरविन ने पूछा। मुत्रद बहुत बातूनी व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब से वह अग्नि क्षेत्र से लौटा है तब से वह असामान्य रूप से चुप रहता था। माना कि वह डार्क लॉर्ड से आमने सामने मिला और कहानियां सुनाने के लिए जीवित रहा, फिर भी नॉरविन खुद को दुखी महसूस करने से नहीं रोक सका। मैं क्यों नहीं रहूंगा? तुम चिंतित दिख रहे हो। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मुत्राद ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे नॉरविन की चिंता से नफरत थी। उसके विपरीत नॉरविन और एलिसिया टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके डार्क लॉर्ड से बच गए। वे ये देखने के लिए वहां नहीं थे कि डार्क लॉर्ड ने अपने आदमियों को कैसे बेरहमी से मार डाला। बेशक कुछ मुझे परेशान कर रहा है, मैं अभी डार्क लॉर्ड से बच गया हूँ। मैं मरने के इतने करीब था, मुत्राद ने कहा। उस बारे में तुमने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं किया? तुम्हें एक मिल गया है ना? मैं भाग्यशाली नहीं था।
तुम्हारे टेलीपोर्ट होने के बाद डार्क लॉर्ड ने हमारे आसपास की जगह को बंद कर दिया। मैंने कोशिश की और असफल रहा, मुत्रद ने कहा। यह झूठ था। वह डर गया था और टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करने में विफल रहा। उस दिन से मुत्रद अपनी आंखें बंद नहीं कर सका, क्योंकि हर बार जब वह ऐसा करता था तो वह स्पष्ट रूप से देखता था कि डार्क लॉर्ड ने पुरुषों का वध कैसे किया। सच कहूं तो मुत्रद ये सब पीछे छोड़कर अपने गृहलोक में लौटना चाहता था। हालांकि उसके बुजुर्गों ने उसे ऐसा न करने का आदेश दिया, इसलिए उसके पास भूमि में रहने और डार्क लॉर्ड के लिए जासूसी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उसकी मातृभूमि अगला इथलन बन जाएगी। तुम भाग्यशाली हो। अचानक मुत्रद ने नूह की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा कि नूह उनकी ओर चल रहा है। मुत्रद को आश्चर्य हुआ। एलिसिया डायना के बगल में द्वार पर खड़ी थी। अग्नि क्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसके बाद मुत्रद ने सोचा कि नूह एलिसिया को बाहर निकाल देगा। कल्पना कीजिए कि जब उसने सुना कि नूह ने वास्तव में उससे शादी कर ली है तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। मुत्रद ये समझने में विफल रहा कि नूह क्या सोच रहा था। यहाँ तक कि एलिसिया के परिवार ने भी उसे परिवार से निकाल दिया। एक बात तो पक्की थी, विंस्टन या तो मूर्ख थे या डार्क लॉर्ड के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार थे। अगर मुत्रद को नूह और डार्क लॉर्ड के बीच किसी पर दांव लगाना होता तो वह बिना किसी दूसरे विचार के डार्क लॉर्ड को चुनता। हालांकि मुत्रद ने नूह को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मुत्रद के आदमियों के अनुसार नूह अक्सर अपना पद छोड़कर गुप्त रोमांच पर जाता था। इसका एक मतलब था, वह किसी चीज़ की तलाश में था। मुत्रद जानता था कि यह उसकी साधना का त्याग करने लायक कुछ होना चाहिए। नूह अब तक फ्यूजन चरण तक पहुंच सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। गिल्ड में हर कोई हैरान था कि क्यों। अगर वह डार्क लॉर्ड का सामना करने जा रहा था तो नूह को अभी लंबा रास्ता तय करना था। जब नूह दिखाई दिया तो नोरिविन ने खुद को अपने प्राकृतिक रूप में बदल लिया और नूह के कंधे पर चढ़ गया। नूह मुस्कुराते हुए मुत्रद के पास बैठ गया। तुम यहाँ हो और 6 फीट से कम नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम भाग्यशाली हो, मुत्रद, नूह ने कहा। मैं खुद को भाग्यशाली नहीं मानता, मुत्रद ने कहा। कोई कारण तो होगा कि घोस्ट ने तुम्हें जीवित क्यों छोड़ा। नूह को संदेह था कि घोस्ट ने मुत्रद को मारने के बजाय उसे जीवित क्यों छोड़ा। ये जानते हुए कि घोस्ट को संबंध बनाने का कितना शौक है, नूह को संदेह था कि मुत्रद उसका जासूस है। हाल ही में उसके और उसके शिक्षक के बीच और भी मतभेद हुए, लेकिन मुत्रद के मामले में वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि डार्क लॉर्ड ने मुत्रद को बदल दिया होगा। ये समझाने का कोई और तरीका नहीं था कि घोस्ट ने मुत्रद को क्यों छोड़ा। तुम कहाँ पहुँच रहे हो, नूह? मुत्रद ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कहीं नहीं, नूह ने कहा। फायर रियल्म घटना पर फाइल बंद करने से पहले बस तुम्हारा पक्ष जानना जरूरी था। मुत्रद आश्चर्यचकित था और नूह पर लगभग विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि नूह इस मामले की आगे जांच करेगा। उसकी उम्मीद के विपरीत नूह ने कहा कि वह फाइल बंद करने वाला था। आश्चर्यचकित मत हो। जैसे कि नूह ने मुत्रद के मन की बात पढ़ ली थी, उसने उससे कहा कि वह आश्चर्यचकित न हो। यह मेरा ऑपरेशन या गिल्ड का मामला नहीं था। यह एक ऐसी गड़बड़ी है जिसे आर्कटिक हॉल और स्काई हॉल को साफ करने की ज़रूरत है। अगर एलिसिया की भागीदारी नहीं होती तो मैं इस सब के बारे में परेशान नहीं होता, नूह ने आह भरी। मुझे बस ये जानना है कि एलिसिया और नॉर्विन के हॉल से चले जाने के बाद क्या हुआ। मैंने सुना है कि घोस्ट ने सबको मारने से पहले पिंजरे को टेलीपोर्ट किया। मुत्रद ने सिर हिलाया। क्या स्काई हॉल ने बाद में एलिसिया से मुलाकात की? मुत्रद ने नूह से पूछा। दुर्भाग्य से नहीं। यहाँ तक कि नूह को भी आश्चर्य हुआ कि फायर रियल में जो कुछ हुआ उसके बाद स्काई हॉल से किसी ने भी एलिसिया से मिलने की जहमत नहीं उठाई। एंड्रियास के अनुसार स्काई हॉल ने अपना रास्ता खो दिया होगा, लेकिन नूह ये नहीं समझ पाया कि डार्क लॉर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जितना ज़्यादा समय तक वे डार्क लॉर्ड को आज़ाद रहने देंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। कोई भी अल्फा गार्जियन 1 साल पहले घोस्ट को बिना पसीना बहाए मार सकता था, लेकिन अब वे उससे डरते थे। गिल्ड में लगभग सभी लोग डार्क लॉर्ड से डरते थे। नूह उनके डर से हैरान नहीं था। उसने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कुछ नहीं किया था। दुख की बात है कि उन्हें तब तक उससे डरना पड़ेगा जब तक कि वह सभी भगवान को मारने वाले तीर नहीं ढूंढ लेता। अब तक वह 2 तीर पाने में कामयाब रहा। मेजेरोथ के संस्थापक तीरों को छिपाने के लिए बहुत आगे बढ़ गए। इसके अलावा उन्होंने डार्क लॉर्ड को भ्रमित करने के लिए भगवान को मारने वाले तीरों की नकल की ताकि अगर वह इन तीरों की तलाश करे तो वह भ्रमित हो जाए। नूह को इनमें से 2 प्रतिकृतियां मिलीं। अगर उसके पास मूल तीर नहीं होता तो वह इन प्रतिकृतियों को मूल तीरों के रूप में मानता। एलिसिया और नॉर्विन के टेलीपोर्ट होने के बाद जो कुछ हुआ उसे छिपाने में मुत्रद को कोई मतलब नहीं लगा। उसने नूह को सब कुछ बताया, सिवाय इस तथ्य के कि उसने डार्क लॉर्ड के साथ सौदा किया था। नूह मुत्रद से सवाल करने ही वाला था कि विंस्टन परिवार के एक गार्ड ने उनकी मीटिंग में बाधा डाली। युवा मास्टर नूह, गिल्ड से कोई है जो आपसे मिलना चाहता है।
उसने कहा कि यह ज़रूरी है, गार्ड ने कहा। उसे लाओ। नूह ने गार्ड के लौटने का इंतज़ार किया। कुछ क्षण बाद गार्ड एक संरक्षक के साथ आया। नूह को आश्चर्य हुआ कि यह संरक्षक उन लोगों में से एक था जिन्हें उसने दक्षिणी महाद्वीप में भेजा था। उनका काम डाक महासागर की निगरानी करना और उसे वापस रिपोर्ट करना था। संरक्षक के चेहरे पर भाव देखकर नूह को पता चल गया कि कुछ हुआ है। संरक्षक ने मुत्रद को देखकर अनिच्छुकता दिखाई। ठीक है, हमें बताओ कि क्या हुआ, नूह ने पूछा। ऐसा नहीं है कि नूह मुत्रद पर भरोसा करता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि मुत्रद किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। सुप्रीम संरक्षक, डार्क लॉर्ड ने डार्क ओशन में स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया है। जैसे ही उन्होंने संरक्षक की बात सुनी, वे दंग रह गए। नॉर्विन की आंखें इस हद तक चौड़ी हो गईं कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली हैं। मुत्रद का दिमाग खाली हो गया। क्या ये भूत है या किसी और ने स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया है? नूह ने पूछा। ये वह है, सुप्रीम संरक्षक। वह अमर बनने की कोशिश कर रहा है। मुत्रद को लगा कि उसने डार्क लॉर्ड के साथ सौदा करके सही चुनाव किया है। उसने आर्कटिक हॉल के सबसे अच्छे लोगों का वध किया, जबकि वह सिर्फ आधा अमर था। अमर अवस्था में पहुंचने के बाद वह कितना मजबूत होगा? निश्चित रूप से नूह से ज्यादा शक्तिशाली। भगवान हो या न हो, नूह सिर्फ एक आत्माशोधन चरण साधक था। इस बीच डार्क लॉर्ड अमरता तक पहुंचने वाला था। हमें अब उसे मार गिराना होगा। ये हमारा एकमात्र अवसर हो सकता है, नॉर्विन ने जल्दी से कहा। हालांकि नूह ने अपना सिर हिला दिया। उसके स्वर्गीय क्लेश को बाधित करने के लिए एक टीम भेजना उन्हें उनकी मृत्यु के लिए भेजने जैसा है। वह सबसे बुरे के लिए तैयार हुए बिना क्लेश को ट्रिगर नहीं कर सकता था। तो क्या हम बैठे रहेंगे और उसके मजबूत होने का इंतजार करेंगे? नोह ने सिर हिलाते हुए नॉर्विन से पूछा। मेरे पास योजनाएं हैं, नोह ने कहा। नोह ने संरक्षक को विदा किया और मुत्रद को मनों के अंदर दावत के लिए आमंत्रित किया। बाकी दिन काफी हद तक घटनाहीन रहा। मुत्रद ने बस अपना पेट भर खाना खाया और विंस्टन मनों से चला गया। विंस्टन बच्चे के जन्म की तैयारी कर रहे थे क्योंकि कैथरीन और एंड्रेस अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। एलोन महाद्वीप के लगभग सभी प्रमुख लोग जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, इसलिए मनों में सभी के पास काम था। मुत्रद को बस उम्मीद थी कि डार्क लॉर्ड मेहमानों में से एक नहीं होगा। माइकल के स्वर्गीय क्लेश के छठे दिन एडलिया अकेले एक अंतहीन महासागर में उड़ रही थी। क्षितिज को चांदी की रेखा से सिल दिया गया लग रहा था। उसके नीचे समुद्र सम्मोहक तरंगों के साथ बड़बड़ा रहा था। समुद्र की धड़कन स्थिर और शांत थी। लहरों और हवा द्वारा रचित लयबद्ध गीतों को सुनकर उसकी आत्मा को शांति मिली। जब वह उड़ रही थी तो समुद्र से एक गर्म, तीखी गंध आ रही थी। चमकदार चांद सूरज की तरह चमक रहा था। अचानक वह समुद्र में डूब गई। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, उसने खुद को अपने सांप के रूप में बदल लिया। अपने सांप के रूप में वह हीरे जैसे शल्क वाली एक राक्षसी चांदी की सांप थी। जैसे जैसे वह समुद्र में गहराई तक तैरती गई, उसके चांदी के शल्क प्रकाश को प्रतिबिंबित करते गए। गहरा समुद्र अपनी ही दुनिया थी। ये वनस्पति जीवन और मूंगों से अटा पड़ा था। वे समुद्र में रत्नों और हीरों की तरह चमक रहे थे। मछलियों के झुंड बिना किसी डर के एडलिया के पास से गुजरे। एडलिया को समुद्र में नेविगेट करने के लिए प्रकाश स्रोत की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसके पास अपने रास्ते को रोशन करने के लिए चमकदार पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि समुद्र में खंडहर कैसे हो सकता है, लेकिन उसने डार्क लॉर्ड पर भरोसा किया। जाहिर है, दूसरा कवच का टुकड़ा समुद्र के नीचे खंडहर में छिपा हुआ था। कुछ मिनट तैरने के बाद एडलिया ने एक दूसरे के बगल में बोल्डर के आकार के दो कोरल देखे। दो कोरल के बीच एक दरार थी। यही होना चाहिए, एडलिया ने सोचा। उसने अपनी गति तेज कर दी। किसी कारण से वह जितनी बोल्डर के करीब पहुंची, उसे उतना ही हल्का महसूस हुआ। वह बोल्डर में चमकते हुए कई रूनों को देखकर हैरान थी। रूनों ने प्रकाश की एक किरण बनाई जिसने एडलिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उसे आश्चर्य हुआ, जब दो बोल्डर धीरे धीरे एक तरफ हटे तो चांदी की रोशनी हरी हो गई। नतीजतन उनके बीच की दरार चौड़ी हो गई, जिससे जमीन में एक रास्ता दिखाई दिया। एडलिया सावधानी से दरार में तैर गई। दरार के अंदर सब कुछ अंधेरा था। उसे दूर की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ मिनटों के लिए वह पूरी तरह से अंधी हो गई। यहाँ तक कि उसकी नागा आंखें भी उसे अंधेरे में देखने में मदद नहीं कर रही थीं। उसके चारों ओर का अंधेरा बिल्कुल डार्क लॉर्ड के चारों ओर के अंधेरे जैसा था, सिवाय इसके कि यह उससे कई गुना ज्यादा गहरा था जितना उसने महसूस किया था। बेशक यह ज्यादा गहरा था क्योंकि इस जगह को पिछले डार्क लॉर्ड ने बनाया था, जो वर्तमान माइकल की तुलना में दूसरे स्तर पर था। आखिरकार उसने सुरंग के अंत में रोशनी देखी। उसने अपनी गति बढ़ा दी। जब वह रोशनी के पास पहुंची तो कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक वह गहरे समुद्र में नहीं बल्कि एक कालकोठरी में खड़ी थी। उसने जगह के चारों ओर देखा। जहां भी वह मुड़ी, उसे अंधेरी दीवारों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उसके बगल में एक मशाल जल उठी। एक एक करके मशालें जल उठीं और जगह को रोशन कर दिया। एडेलिया को ये जगह बहुत डराने वाली लगी। उसे यह काम करने का पछतावा होने लगा। पहले तो डार्क लॉर्ड ने कवच के टुकड़े को वापस लाने के लिए सेबर को भेजने के बारे में सोचा। हालांकि एडेलिया ने डार्क लॉर्ड से उसे यह काम देने के लिए कहा क्योंकि वह अकेले ही अपना दिमाग साफ करना चाहती थी। भगवान को मारने वाले तीरों की तलाश करने की तुलना में कवच के टुकड़े को वापस लाना उसे पार्क में टहलने जैसा लगा। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने दीवारों में अनगिनत रून जलते हुए देखे। जैसे ही वे चमकने लगे, एडेलिया को लगा कि उसकी साधना दब रही है। उसकी शक्ति आधी अमर अवस्था से गिरकर फ्यूजन अवस्था और फिर बॉडी रिफाइनिंग अवस्था में आ गई। कुछ सेकंड में वह शक्तिहीन हो गई। लानत है, एडेलिया ने उस जगह को कोसा। उसने अपनी कलाई के चारों ओर डिवाइस को टैप किया क्योंकि डिवाइस से एक मंद लाल रोशनी निकली। जल्द ही उसकी साधना का स्तर शरीर को मजबूत करने वाले चरण तक बढ़ गया। डिवाइस के भीतर मौजूद आर्क एनर्जी क्रिस्टल उसकी शक्ति को आधी अमर अवस्था तक नहीं बढ़ा सका, लेकिन ये शक्तिहीन होने से बेहतर था। क्या तुम एक खजाना नहीं हो? एडेलिया अपनी कलाई पर लटके उपकरण को देखकर मुस्कुराए। अपने आकार और रूप के बावजूद यह उपकरण संभवतः पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान चीज थी। इसने इसे पहनने वाले को शून्य रेखा के भीतर भी खेती करने में सक्षम बनाया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डार्क लॉर्ड अकेले ही ऐसा उपकरण बनाने में कामयाब हो गया। अगर यह उपकरण नहीं होता तो वह अब तक शक्तिहीन हो चुकी होती। लेकिन ये देखने के बाद कि यह जगह लोगों को शक्तिहीन बना देती है, एडेलिया ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से आगे बढ़ी। अपने रास्ते में उसने एपीस के जरिए गया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। लगता है मैं अकेली हूँ, एडेलिया ने आह भरी। फिर भी वह यही चाहती थी, अपनी बेटी सहित सभी से कुछ अकेले समय। जितना वह गया से प्यार करती थी, उतना ही उसे परेशान किए जाने से भी नफरत थी। गया द्वारा उसके पिता के बारे में पूछे बिना एक भी दिन नहीं बीता। एडेलिया ने डार्क लॉर्ड से यह भी कहा कि वह गया के असली पिता के बारे में न सोचें। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में एडेलिड किसी से चर्चा नहीं करना चाहती थी। एडेलिया ने खुद को आगे बढ़ाया और मौन को अपना साथी बनाया। उसने अपने जीवन में घटित हर घटना के बारे में सोचा, लेकिन अचानक एक सरसराहट की आवाज़ ने उसके विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया। उसने अपने कदम रोक दिए, अपने सामने के अंधेरे पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कुछ कदमों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। धीरे से उसने अपना हाथ अपनी कमर पर लटक रहे कटाना पर रखा। उसने म्यान को झटका दिया और कटाना क्लिक की आवाज़ के साथ बाहर आ गया। हवा में अचानक खून और सड़ी हुई त्वचा की बदबू आने लगी। दुर्भाग्य से वह इस गंध से परिचित थी। पिछली बार जब उसने कुछ सड़ा हुआ महसूस किया था, तब वह गया के साथ मरे हुए द्वीप पर दुलार की कार्यशाला में गई थी। धीमे कदमों और गंध के साथ उसे इस बात का अच्छा अंदाजा था कि उसके पास क्या आ रहा है। जल्द ही मृत आंखों वाला एक धूसर चमड़ी वाला व्यक्ति एडेलिया की ओर लड़खड़ाता हुआ आया। वह उनके शरीर की गंध से जहरीली गंध को सूंघ सकती थी। उनकी पागल, बीमार आंखें एक अनजान आदमी को डरा सकती थीं। एडेलिया के लिए वे कुछ और नहीं बल्कि परेशान करने वाले थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ कटाना के मूठ पर रखा। मरे हुए ने अपना सिर एडेलिया की ओर बढ़ाया। जब वह सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था, तो एडेलिया ने अपना कटाना निकाला क्योंकि ज़ोंबी का सिर उसके शरीर से उड़ गया। सिर काटना इतनी जल्दी हुआ जैसे बिजली चमक रही हो। उसके कटाना ने हवा में एक सफ़ेद रेखा भी बना दी। यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड भी उसकी तलवार चलाने की कला से प्रभावित था, खास तौर पर जिस तरह से वह कटाना को संभालती थी। वह उसे लेडी समुराई कहकर बुलाता था, लेकिन एडेलिया को नहीं पता था कि वह उसे ऐसा क्यों बुलाता है। ज़ोंबी नीचे गिरने से पहले बिना सिर के इधर उधर लड़खड़ाता रहा। हवा में तीखी गंध बढ़ने के साथ ही उसकी गर्दन से काला गू निकल रहा था। एडेलिया लाश से दूर चली गई, लेकिन लाश से मांस का नमूना लेने से पहले नहीं। ये दुल्हन के लिए नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड के लिए था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसका सामना कुछ और मरे हुए लोगों से हुआ। मरे हुए लोगों की परवाह किए बिना उसने मंत्रों का उपयोग करने से परहेज किया। वह समुद्र के नीचे थी और संरचना प्राचीन लग रही थी। वह अपने मंत्रों से उस जगह को नष्ट करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसके अलावा उसे मरे हुए लोगों को मारने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं थी। वह जितनी आगे जाती, उतने ही अधिक मरे हुए लोगों का सामना करती। लेकिन उसके रास्ते में चाहे जितने भी मरे हुए लोग हों, उन सभी का भाग्य एक जैसा ही था। प्रत्येक कटाना वार ने एक ज़ोंबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी चालें घातक और सटीक थीं। थोड़ी देर बाद मरे हुए लोग दिखना बंद हो गए। कालकोठरी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वे कहाँ से आ रहे थे? एडेलिया ने खुद से पूछा। दीवारों में बहते हुए रून एलिडर की रचनाओं से बहुत मिलते जुलते लग रहे थे। ये समय यात्रा वाली चीज़ मेरे दिमाग को खराब कर रही है, एडेलिया ने दीवार पर लात मारी।
उसे आश्चर्य हुआ कि अगर पिछले डार्क लॉर्ड ने पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर दिया तो ये जगह कैसे स्थिर रहेगी। उसके पास एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि पिछले डार्क लॉर्ड इतने शक्तिशाली थे कि वे समय यात्रा करने वाली सरनी से कुछ स्थानों को अछूता छोड़ सकते थे। अन्यथा पहली ऊर्जा और कवच के टुकड़े वर्तमान समय रेखा में मौजूद नहीं हो सकते थे। वह अगले 30 मिनट तक पूरी तरह से खामोशी से चलती रही। सौभाग्य से उसे कोई मरे हुए प्राणी नहीं मिले, फिर भी उसे राहत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत खामोशी और मरे हुए प्राणियों की कमी ने उसे डरा दिया। अगर भूतपूर्व डार्क लॉर्ड ने ये जगह बनाई थी तो उसे पता था कि उसने बाहरी लोगों को कवच के टुकड़े तक पहुंचने से रोकने के लिए जाल और बाधाएं रखी होंगी। जब उसने अपने से कई मीटर आगे से एक जोरदार धमाका सुना तो उसकी सहज बुद्धि सही साबित हुई। जमीन हिलने लगी, मानो कोई विशालकाय प्राणी उसकी ओर आ रहा हो। उसने अपने कदम रोक दिए और उसके प्रकट होने का इंतजार करने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने स्पष्ट रूप से एक विशालकाय चमगादड़ जैसा प्राणी 2 पैरों पर अपनी ओर चलता हुआ देखा। GRRHHHHHHH। प्राणी ने एडेलिया पर दहाड़ लगाए। उसने क्रोध से जलती आंखों से उसकी ओर देखा। अचानक उसने गोरिल्ला की तरह अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी। तो भूतपूर्व डुलर ने कुछ गड़बड़ प्राणियों को बनाने में कामयाबी हासिल की हो, एडेलिया ने हंसते हुए कहा। ये देखते हुए कि वह प्राणी कितना बदसूरत था, उसे पता था कि ये दुलार की रचनाओं में से एक होना चाहिए। दुलार के अलावा डार्क लॉर्ड की सेना में कोई भी ऐसा बदसूरत घृणित प्राणी नहीं बना सकता था। प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके प्रत्येक पंजे उसके हाथ में कटाना की तरह तीखे लग रहे थे। अपनी बदसूरती के बावजूद प्राणी में कुछ बुद्धिमत्ता थी, अन्यथा वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने के बजाय आगे बढ़ जाता। चूंकि रास्ता घूमने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सामना करना पड़ा। एडेलिया के आगे बढ़ने पर प्राणी गुर्राया। एडेलिया की मूठ के चारों ओर पकड़ मजबूत हो गई। वह अपने सामने 8 फीट के राक्षस के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ती दिख रही थी। वह एडेलिया के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। उसने प्राणी को निराश नहीं किया और वह आगे बढ़ गई। उस पल उसे पता नहीं था कि यह प्राणी डार्क लॉर्ड द्वारा बनाई गई कई बाधाओं में से एक था। कवच के टुकड़े पाने के लिए उसे हर बाधा को पार करना था।